तलवार बॉडी शॉन पर युवा नहुंग शब्द देखकर मास्टर जू की आंखें भी गंभीर हो गईं और उन्होंने देखा कि उन्होंने तलवार बॉडी शॉन को 2 अंगुलियों से धीरे से सहलाया और युवान होंग को ऐसा लगा कि प्रतिक्रिया सामान्य है और तलवार के फटने की आवाजें निकल रही हैं। अरे, यह मेरे चाचा की तलवार है, जल्दी करो और इसे वापस करो। तियान मिंग ने जब देखा कि युआन होंग को ले जाया गया तो वह असंतोष से चिल्लाने लगा। मास्टर जू ने तियानमिंग के शब्दों को नजरअंदाज कर दिया और बस अपनी तलवार पकड़ ली और उसे ध्यान से देखा। उसकी आंखों में और भी विचार थे। अरे, क्या तुमने मेरी बात सुनी? तियानमिंग दहाड़ उठा। आपका महामहिम। गायनी ने अचानक कुछ सोचा, तियानमिंग को खींच लिया और मास्टर जू से पूछा, मेरा उपनाम जू है। भाई लोग मुझे अपना चेहरा देते हैं और मुझे मास्टर जू कहते हैं। मास्टर जू ने अपनी सफेद दाढ़ी पर हाथ फेरा और हल्के से कहा, यह मास्टर जू निकला, जिसे तलवारों के आदरणीय के रूप में जाना जाता है। आपके हाथों में जो तलवारें हैं, वे तलवारबाजों का सपना है। गायनी ने मास्टर जू को सम्मानपूर्वक प्रणाम किया। एक तलवारबाज के लिए, एक आदमी जो भगवान को गढ़ सकता है, तलवार का लोहार सम्मान के योग्य है। यह मेरी माँ है, यह उनके जीवन का आखिरी काम है। मास्टर जू ने धीरे से अपना सिर उठाया और कुछ पुरानी यादों के साथ कहा, फिर गायनी से कहा, आप ये तलवार पहनते हैं और यह माना जा सकता है कि आपको एक अच्छी तलवार मिल गई है। मालिक, सल्फ्यूरिक एसिड। मास्टर जू ने युवानहों को वापस म्यान में डाल दिया, रुका और गायनी से कहा, शहर में एक तलवार भी है जिसे क्षुयहान कहा जाता है। ये तलवार आपकी युवानहों तलवार के साथ संगत है। सामग्री के चयन से लेकर कास्टिंग प्रक्रिया तक वे पूरी तरह से विपरीत हैं। इन दोनों तलवारों का असंगत होना तय है। शुईहान तलवार मैनुअल में 7वें स्थान पर है, हालांकि यह युवानहों से 5 स्थान कम है। लेकिन शीर्ष 10 प्रसिद्ध तलवारें तलवार मैनुअल में सभी के अपने अपने अनूठे तरीके हैं। रैंकिंग ताकत और कमजोरियों का प्रतिनिधित्व नहीं करती है। बेहतर होगा कि आप सावधान रहें। क्या ये जियो गांव फिर से है? किनारे पर तियानमिंग थोड़ा अजीब तरीके से बुदबुदाया। चलो शहर में प्रवेश करें। मास्टर जू ने शेंट मुड़ते हुए और शहर की ओर चलते हुए कहा, हर कोई, चलो जल्दी चलें। इस कियांजिन गेट को पार करने के बाद ये जिचेंग शहर का आंतरिक शहर है। बूढ़े आदमी बान ने कहा। जैसे ही कियांजिन गेट को धीरे धीरे ऊपर उठाया गया, अंदर से एक तेज रोशनी निकली शॉर्टशी और कियांजिन गेट से गुजरने के बाद समूह अंततः ऑर्गन सिटी के आंतरिक शहर में प्रवेश कर गया। चारों ओर देखने पर जो दृश्य आपकी नजर में आता है वह जीवंतता से भरा है। मोगुची की तरह घुमावदार लाल गलियारा पहाड़ के साथ बनाया गया है, जैसे पहाड़ की चोटी पर ड्रैगन झुक रहा हो। जिस मो परिवार के शिष्य को रोका गया, उसने देखा कि यह रॉबर्जी था और सम्मानपूर्वक उत्तर दिया, नेता रॉबर्जी, मैंने सुना है कि एक युवक है जो दैवीय शक्ति के साथ पैदा हुआ है और वास्तव में फोर्जिंग विभाग में कई भाइयों को हराया और आयरन चीफ को बाहर निकाला उसके साथ प्रतिस्पर्धा करने के लिए। बोलने के बाद मो परिवार का शिष्य परेशानी देखने के लिए उत्सुक होकर जल्दी से चला गया। बड़ा हथौड़ा अपनी ताकत की तुलना दूसरों से कर रहा है। रूफसी ने चलने के लिए बिजली की रोशनी का इस्तेमाल किया। बूढ़े आदमी बान को टेलीपोर्ट किया और कहा। बूढ़े आदमी ने जब ये सुना तो थोड़ा आश्चर्य से पूछा, इतना बड़ा हथौड़ा किसने निकाला? सिस्टर ओंग एल्डर, आइए हम भी देख लें। योए भी जिज्ञासा से भरी थी। वह भी देखना चाहती थी कि कौन कितना शक्तिशाली है, क्योंकि यांत्रिक शहर में स्लेजहैमर सबसे शक्तिशाली है। मालिक, मुरोंग फैंग और मुरोंग हुआंग ने भी जियोजी को कुछ दिलचस्पी से देखा। चलो चलकर देखते हैं। यदि आपने सही अनुमान लगाया है तो यह हमारा पुराना दोस्त होगा। जियोजी हंसे। वह जानते थे कि शाओयू को ही बड़े हथौड़े से प्रतिस्पर्धा करनी चाहिए, लेकिन उनकी यात्रा का उद्देश्य शाओयू को नहीं देखना था। ये स्नो गर्ल थी जो अगली उपस्थिति का इंतजार कर रही थी। फिक्स्यू पवेलियन की पूर्व मास्टर और झाओ वू की पहली व्यक्ति जिसने एक बार दुनिया को चौंका दिया था। तो देर किस बात की? तियानमिंग, जो किनारे पर था, ने देखा कि हंगामा हो रहा था और वह इसकी मदद नहीं कर सका। उन्होंने सभी का अभिवादन किया और जल्दी से मो परिवार के शिष्यों बॉडी शॉन के पीछे फोजिंग विभाग तक गए। दिशा में भागो। जियो जियो और अन्य लोग मुस्कुराए और उनके पीछे हो लिए। जब हर कोई अपने गंतव्य पर पहुंचा तो उन्होंने अपने सामने लोगों का एक बड़ा समूह देखा। सभी लोग एक गोलाकार स्थल से घिरे हुए थे। पूरा आयोजन स्थल रोशनी से जगमगा रहा था और ऐसा बिल्कुल भी नहीं लग रहा था कि यह किसी गुफा में है। लोगों के समुद्र से घिरा हुआ पानी।
आओ आओ। जियोजी और अन्य लोग बस सामने की ओर झुके जब उन्होंने आसपास कुछ मो परिवार के शिष्यों को उत्साह से चिल्लाते हुए सुना। जियोजी ने मैदान में देखा और एक हट्टा कट्टा, मांसल, शक्तिशाली और राजसी आदमी देखा, जिसकी पीठ पर एक विशाल लोहे का हथौड़ा था। हथौड़े का हैंडल लोहे की जंजीरों से जुड़ा हुआ था। लोहे की जंजीरें चारों ओर लिपटी हुई थी। शरीर शौन और उसके सिर पर आसमानी जूड़ा और हल्की पीली त्वचा वाला एक आदमी धीरे धीरे अखाड़े में चला गया। क्या वह शाओयू नहीं है? जब तियानमिंग ने उस आदमी को बड़े हथौड़े के सामने खड़ा देखा तो वह आश्चर्य से चिल्लाया, चलो आगे बढ़ो, हिलो, आगे बढ़ो। इसी समय अचानक पीछे से एक आवाज आई। जियोजी और अन्य लोगों ने देखने के लिए अपना सिर घुमाया। मैंने 12 मोहिस्ट शिष्यों को एक बड़ा कांसे का कड़ाही लेकर आगे बढ़ते देखा। उनकी सांसें फूल रही थी और उनके पैर भारी थे। उनके चेहरे से पसीना टपकने लगा और तुरंत जमीन से धूल में डूब गया। सामने वाले लोग चिल्ला रहे थे, मानो तिपाई गलती से गिर गई हो और जमीन में बड़ा छेद हो गया हो। ये दृश्य देखकर तियानमिंग की आंखें चौड़ी हो गईं और उसके चारों ओर चर्चाओं का बाजार गर्म हो गया। हे भगवान, 12 लोग इसे ले जाते हैं। इस तिपाई में कितना है? मुझे नहीं लगता कि यह इससे अधिक है। ये 12 लोग बिग हैमर के तहत फोजिंग विभाग के सभी भाई हैं। उनकी ताकत असाधारण है, यहाँ तक कि उन्हें ले जाना बहुत मुश्किल है, निश्चित रूप से 1000 पाउंड से अधिक। बड़े डिंग को मैदान के केंद्र तक उठाने और नीचे रखने के बाद बड़ा हथौड़ा बड़े डिंग के पास गया, एक हाथ से बड़े डिंग को पकड़ लिया और पूछा, ये कैसा है? क्या आप तुलना करने की हिम्मत करते हैं? ठीक है। बिग हैमर हंसा और डिंग के पास चला गया। उसने एक हाथ से डिंग का कान पकड़ लिया और दूसरे हाथ से डिंग का एक पैर पकड़ लिया। एक पल के लिए चुप रहा, फिर चिल्लाया, आह! कांस्य तिपाई, जिसका वजन 2500 कट्टी था, को बड़े हथौड़े से धीरे धीरे सिर के ऊपर उठाया गया। जब जियोजी ने ये दृश्य देखा तो उसने भी अपनी आंखों में कुछ दिलचस्पी दिखाई। वह देख सकता था कि बड़े हथौड़े ने आंतरिक बल का उपयोग नहीं किया, यानी उसने कांस्य तिपाई को उठाने के लिए पूरी तरह से अपनी ताकत पर भरोसा किया। ऊपर, ठीक है। आसपास के मो परिवार के शिष्य अचानक खुशी से झूम उठे। शाओयू ने बड़े हथौड़े की बातों को नजरअंदाज कर दिया, कड़ाही के पास चला गया, कड़ाही के चारों ओर धीरे धीरे चला और ध्यान से कांस्य कड़ाही को देखा। आह, उठो! शाओयू आधे घुटनों के बल बैठा था, प्रत्येक हाथ में एक तिपाई पैर पकड़कर थोड़ी देर तक शराब पी रहा था। फिर अचानक बल के साथ उसने अपनी सारी शरीर शौन ताकत को अपनी बाहों पर केंद्रित कर दिया और एक पल में टूट गया। परिणाम स्वरूप चारों ओर स्तब्ध मो परिवार के शिष्यों की आंखों के सामने कांस्य कड़ाही हवा में फेंक दी गई और कांस्य कड़ाही एक शक्तिशाली बल लेकर उच्चतम बिंदु तक पहुंच गई और तेजी से सीधे नीचे शाओयू की ओर टकरा गई। तिपाई के आने से पहले ही तेज हवा उसके कपड़े उड़ा रही थी और धूल पूरी जमीन पर उड़ रही थी। अरे! कांस्य तिपाई धीरे धीरे उसकी आंखों में फैल गई। शाओयू ने सांस छोड़ी और अपने हाथों को पंगु की तरह फैलाया जैसे उसने आकाश को पकड़ रखा हो। धमाके की आवाज के साथ तिपाई और हाथ पार हो गए। शाओयू बॉडी शेन का बेटा तुरंत डूब गया। उसके पैर मुड़ गए और उसके पैरों के नीचे की जमीन मकड़ी के जाले जैसी दरारों में बदल गई। आह! शाओयू ने हाथपूर्वक कांस्य कड़ाही को पकड़ लिया। उसके माथे से ठंडा पसीना बह रहा था, लेकिन फिर उसने अपने दांत काटे, गुस्से से अपनी आंखें खोली और अपना सर्वश्रेष्ठ प्रयास किया। हालांकि यह कठिन था, फिर भी उसने अंततः कांस्य कड़ाही को धीरे से उठा लिया। सिर पर, यह अच्छा है। तुम बच्चे सच में ताबूत देखे बिना नहीं रोते, ऐसा लगता है कि मुझे तुम्हें कुछ चखना पड़ेगा। बिग हैमर ने गंभीरता से कहा। आह! जब शाओयू ने तियानमिंग को इतना विनम्र देखा तो आश्चर्य से बोला, ये बच्चा कोई ऐसा व्यक्ति नहीं है जो इतनी आसानी से विनम्र हो जाए। इस समय रॉबजी कहीं से बाहर आया और अपने चेहरे पर मुस्कान के साथ दुआनमू रोंग से कहा, मिस रोंग बहुत उचित है, मैं पूरी तरह से सहमत हूँ। कितनी खूबसूरत औरत है। मुरोंग फैंग और मुरोंग हुआन चिल्लाने से खुद को नहीं रोक सके। वे दोनों दुर्लभ सुंदरियां थीं, लेकिन जैसे ही उन्होंने बर्फ वाली लड़की को देखा, वे अभी भी थोड़ा शर्मिंदा थे। ये देखकर कि बड़े हथौड़े की गड़गड़ाहट तियानमिंग पर पड़ने वाली थी, एक सुखद और अलौकिक आवाज आए और आसपास की हवा में भरी बारूद की गंध तुरंत पिघल गई। ठीक है, जब से मैंने बड़े भाई, छोटे भाई को देखा है तब से बहुत समय हो गया है, तुम्हारी बहुत याद आती है। तियानमिंग ने अपनी आंखें घुमाई और थोड़ी चतुराई से कहा। जियो जी खुद को रोक नहीं पाए और जोर से गाने लगी। उत्तर में खूबसूरत महिलाएं हैं, अद्वितीय और स्वतंत्र। एक नजर किंग्रेन शहर पर और फिर किंग्रेन देश पर। मैं शहर और देश को नहीं जानना चाहूंगा।
एक खूबसूरत महिला मिलना दुर्लभ है। मुझे उम्मीद नहीं थी कि डैंगटियन बिल्डिंग का मालिक, जो अमीर है और देश को टक्कर देता है, इतना युवा होगा, और वह एक महान प्रतिभा भी है। जू एनवी ने जियो गोंगजी से मुलाकात की है। जू एनवी ने मुस्कुराते हुए कहा, उसने पहले ही अनुमान लगा लिया था कि जियोजी को मो परिवार का मेहमान होना चाहिए, और जियोजी की पहली छाप भी बहुत अच्छी है, इसलिए वह बहुत विनम्रता से बात करती है। जियांग लियांग, जो किनारे पर था, शाओयू के पास गया, अपनी मुट्ठी पकड़ ली और बड़े हथौड़े से कहा, भाई टाई बहुत विनम्र है। शाओयू को नहीं पता कि आकाश कितना ऊंचा है, और भाई डोमिंग ने इसे स्वीकार कर लिया है। इतनी खूबसूरत आवाज ने सबका ध्यान अपनी ओर खींच लिया। जूनू के पीछे गाओ जियानली ने चिंतित भाव से जियो जी की ओर देखा। जूनू ने पहले कसम खाई थी कि वह इस जीवन में कभी शादी नहीं करेगी, इसलिए हालांकि वह और जूनू प्रेमी थे, उन्होंने कभी चुंबन भी नहीं किया, जब तक कि हर समय जूनू के साथ रहना पर्याप्त है। आप उस विभाग में एक छोटे लड़के हैं। आपने मेरे सामने जंगली व्यवहार करने की हिम्मत की, क्या आप जानते हैं कि परिणाम क्या होंगे? बड़े हथौड़े ने अपना दाहिना हाथ उठाया, और जब उसने कड़ी कोशिश की, तो उसके हाथ का पत्थर तुरंत पाउडर में बदल गया और उसकी उंगलियों से छिड़क गया। गोल येलो पर क्रिस्टल बालियों की एक जोड़ी लटकती है। नाक के ऊंचे और सीधे पुल के नीचे पतले होंठ गुलाब की तरह नाजुक हैं। पतला गूजनेक चांदी जड़ित नीलमणि हार पहनता है। चांदी के कंगनों की एक जोड़ी। मैदान में गर्वित शाओयू को देखकर भीड़ में त्यानमिंग ने एक शरारती मुस्कान दिखाई, एक छोटा पत्थर उठाया और शाओयू की ओर फेंक दिया। तुम्हारे जियान कबीले में एक ऐसा जूनियर है, उस कमीने यंग झेन का जीवन अच्छा नहीं होगा, हा हा। बिग हैमर ने अपना सिर उठाया और जोर से हंसा। युवा मास्टर मियाओ जान, मैं नहीं जानता कि आप कौन हैं। जूनू को जियोजी के शब्दों से भी गाया गया, जिसने उसका ध्यान आकर्षित किया। मेई म्यू ने जियोजी को विनम्रतापूर्वक देखा, और फिर कुछ संदेह के साथ पूछा, बड़ी बहन रोंग, क्या आप बड़े हथौड़े को रोकना चाहती हैं? तियानमिंग युए ने कुछ चिंता के साथ कहा, यान किंगडम की गणना के अनुसार इस तिपाई का वजन 2500 जिन है। जब तक मैं 18 वर्ष का नहीं हो जाता, मैं इसे नहीं उठा सकता। आप अभी केवल 14 वर्ष के हैं, आप जीत गए। बिग हैमर ने ये दृश्य देखा और बाहर आ गया। कहा, अरे। बड़े हथौड़े ने तियानमिंग द्वारा फेंके गए दूसरे पत्थर को पकड़ने के लिए अपना हाथ बढ़ाया, और उदास चेहरे के साथ कहा, चोरी की साजिश रच रहे हो, तुम कौन हो? मुझे जाने दो, मुझे जाने दो। नोडा की गुफा में पहले तो सन्नाटा था और फिर तियानमिंग की चीख गूंज उठी। ये पता चला कि उसने अभी जो किया उसे उसके पीछे मो परिवार के 2 शिष्यों ने देखा था। इस समय वे दोनों हाथों और कंधों को पकड़ रहे थे, जिससे हिलना डुलना मुश्किल हो रहा था। जो व्यक्ति आया था उसके कूल्हों पर चांदी के बाल थे, त्वचा बर्फ जैसी थी, और धूल से बाहर रहने का स्वभाव था, जैसे बर्फ और बर्फ पहले सांसारिक में आते हैं। वह अपने सिर पर चांदी जड़ित नीला क्रिस्टल हेडगियर पहनती है। पतली लियू मेई के नीचे उसके पास शरद ऋतु के पानी की तरह एक्वा नीली आंखें, हल्के नीले रंग की आईशैडो और आकर्षक और शुद्ध तरबूज के बीज वाला चेहरा है, जो और भी आकर्षक है। आत्मा को झकझोर देने वाला, आत्मा को झकझोर देने वाला। आसपास का क्षेत्र अचानक सुनामी की तरह जयकारों से गूंज उठा, और आसपास के मो परिवार के शिष्य पहले से ही शाओयू के हाथ से आश्वस्त थे। तुम दोनों हरामी, क्या कर रहे हो? मुझे नीचे डालो। डांट में तियानमिंग को 2 मोहिस्ट शिष्यों ने बाहों से पकड़ लिया और बड़े हथौड़े के पास ले आए। आउच! शाओयू का सिर टूट गया था, और वह दर्द से चिल्लाया। उस जगह को पकड़ लिया जहां उसका सिर तोड़ा गया था, और चारों ओर देखा, उस व्यक्ति को ढूंढने की कोशिश की जिसने उस पर हमला किया था। आहे क्रेडीन! तियानमिंग ने सख्त संघर्ष किया, लेकिन वह एक कदम भी आगे नहीं बढ़ सका। जब वह मुड़ा, तो उसकी नजर बड़े हथौड़े के बड़े चेहरे से पड़ी। लेकिन जैसे ही तियानमिंग शाओयू पर झपटा, एक बड़ा हाथ अचानक पीछे से बढ़ा और तियानमिंग को पकड़ लिया। आकाश भवन के भगवान जूजी की पहचान जानकर जूनू थोड़ा आश्चर्यचकित हुआ। ऐसा लगता है कि स्लेजहैमर वास्तव में गुस्से में है, और उसने थोर मुट्ठी का भी इस्तेमाल किया है। जब रॉबाजी ने ये दृश्य देखा तो वह भी बहुत आश्चर्यचकित हुआ। तियानमिंग से निपटने के लिए इस कदम का उपयोग करना थोड़ा अधिक है, लेकिन स्लेजहैमर एक ऐसे हिंसक स्वभाव के बारे में कुछ भी अजीब नहीं है। जैसे ही स्लेजहैमर तियानमिंग को सबक सिखाने ही वाला था, तियानमिंग ने अचानक अपना सिर घुमाया, अपने हाथ पर काटा, दर्द होने पर कुछ कदम पीछे चला गया, और जैसे ही उसने अपना हाथ छोड़ा, अपने पैर पर लात मारी और तुरंत उसके हाथ से छूट गया। बाहर आया और जमीन पर गिर पड़ा। मो परिवार ने हमेशा खुले और खुले रहने की वकालत की है।
उन्होंने शाओयू को गिनने के लिए पत्थरों का इस्तेमाल किया। स्वाभाविक रूप से बड़ा हथौड़ा उसे कुछ सबक सिखाना चाहता था, इसलिए यह बुरी बात नहीं होनी चाहिए। डुआनामुरोंग ने कुछ देर सोचा और कहा, कोने में खुलने वाली लंबी स्कर्ट के नीचे लंबे बर्फ सफेद लंबे पैरों की एक जोड़ी दिख रही थी, और पैरों पर चांदी के पैर के गहने और चांदी की पायल ने इसमें एक अलग तरह की शैली जोड़ दी। जैद पैरों की जोड़ी पर उसने नीले क्रिस्टल डांस सैंडल की एक जोड़ी पहनी हुई थी। अरे, मिलते ही सबसे बड़े भाई को प्रणाम करो, तुम सच में किताब जानते हो और सम्मान करते हो। शाओयू तियानमिन के पास गया और बैठ गया, मजाक में कहा। शाओयू अपने चेहरे पर शार्डेन फ्रूट मुस्कान के साथ खड़ा हुआ, ताली बजाए और मुस्कुराते हुए कहा, तो इस तरह आप मुझे याद करते हैं। इस समय जू एनवी अभी भी थोड़ी अधिक खुश थी। अगर किसी और ने जू एनवी से कहा, सुंदरी, तुम बहुत सुंदर हो, तब जू एनवी निश्चित रूप से सोचेंगे कि वह व्यक्ति एक शिष्य है। लेकिन जियोजी ने ये गीत गाया है जिसे युगों तक गाया जा सकता है। फिर जू एनवी को तुरंत लगा कि जियोजी बहुत प्रतिभाशाली है। भले ही हुआ को इसे केवल रोमांटिक प्रतिभा कहा जा सकता है। सुंदर, सचमुच सुंदर। जियोजी प्रशंसा किए बिना नहीं रह सका। उसने जिन सुंदरियों को देखा था, उनमें रानी मेडुसा उसके साथ कंधे से कंधा मिलाकर खड़ी होने में सक्षम थी। जहां तक जुनेर की बात है, हालांकि वह सुंदर थी, फिर भी वह थोड़ी हरी दिखती थी। जब वे बूढ़े होंगे तो वे उनसे प्रतिस्पर्धा करने में सक्षम हो सकते हैं। जिया जियाओजी, स्काई बिल्डिंग के मालिक। जहां तक इस कविता की बात है, इसे स्नो गर्ल सियाई कहा जाता है। मैंने स्नो मेडेन लड़की का अद्वितीय रूप देखा और मुझे यह महसूस हुआ, मैं इसकी हकदार हूँ। जियोजी ने एक सफेद जेड पंखा पकड़ा और कहा, हाँ। स्नो मेडेन ने अपनी मुठ्ठियां पकड़ ली। तियानमिंग अब और नहीं भागा। वह अचानक पलट गया, उसकी आंखें स्लेजहैमर को घूर रही थी। स्रोत, अच्छा। जियोजी ने गाना समाप्त करने के बाद पूरे चौराहे पर सन्नाटा छा गया। इस गीत की प्रशंसा एक प्रकार की अत्यधिक प्रशंसा थी। जियोजी ने अपना सिर हिलाया और मुस्कुराते हुए कहा, नहीं, क्या आपने नहीं देखा कि गायनी ने कार्रवाई नहीं की? आप किस बारे में चिंतित हैं? अभी अभी कविता में जियोजी की निर्विवाद प्रशंसा और प्रशंसा ने गाओ जियानली को बहुत चिंतित कर दिया। मूल रूप से मो परिवार के लोग, जैसे कि बिग हैमर और रॉबर्जी, सभी असभ्य और असभ्य थे, और रॉबर्जी को यह पसंद था। डुआनामुरोंग अभी भी वह व्यक्ति है जो उसके साथ था, इसलिए गाओ जियानली को संकट की कोई भावना नहीं है। लेकिन जियोजी, जो अब अचानक प्रकट हुई, ने उसे संकट की एक बड़ी भावना ला दी है। तुम्हें पता होना चाहिए कि वे युवा प्रतिभाएं खूबसूरत महिलाओं को लुभाने में सर्वश्रेष्ठ हैं। हाँ। जबकि शाओयू आश्चर्यचकित और थोड़ा स्तब्ध था, तियानमिंग ने तुरंत अपना असली रंग प्रकट किया, चिल्लाया और शाओयू की ओर दौड़ा। ये देखकर तियानमिंग का चेहरा पीला पड़ गया। ये है? जिन ने आश्चर्य से पूछा। कितना सुंदर शब्द है। मुझे बिग ब्रदर जियो की साहित्यिक प्रतिभा इतनी ऊंची होने की उम्मीद नहीं थी। यूए ने उन शब्दों को कहा जो जियोजी ने 2 बार धीरे से गाए थे, और उसने जियोजी की अधिक से अधिक प्रशंसा की। जब जियोजी ने जूनू को देखा तो उसने खुद को उत्सुकता से देखा, इसलिए वह रुकी और बोली, आपको सीधे बताना बहुत उबाऊ होगा, लेकिन मैं आपको बता सकती हूँ कि 8वीं मंजिल पर रखे गए खजाने, उनमें से हर एक के लिए, जब आप बाहर आते हैं, तो आप दुनिया में हलचल मचा सकते हैं। 9वीं मंजिल की वस्तुओं के लिए। भाई टाई, आप बेहतर से बेहतर होते जा रहे हैं। थोर की मुट्ठी बहुत उत्तम है। आप मजाक नहीं कर रहे हैं। तियानमिंग निगल गया और हकलाने लगा। उसने सोचा कि वह एक दयालु बड़ी बहन थी, लेकिन वह अचानक एक भयानक राक्षस कैसे बन सकती थी? डुआनामुरोंग, जो यूएर बॉडी शॉन के पास खड़ी थी, ने यूएर के शब्द सुनकर सिर हिलाया। यहाँ तक कि डुआनामुरोंग को भी इस तरह के शब्दों में कुछ भी गलत नहीं मिला, जिसे युगों युगों तक गाया जा सकता है, भले ही थोड़ा ईर्ष्यालु भी हो। इस कविता के बारे में बात न करें तो लेखिका जियाओजी के बारे में सोचने के अलावा दूसरी चीज जो मन में आती है, वह है इस कविता में वर्णित स्नो गर्ल। न केवल चोरजी, बल्कि अन्य लोगों को भी लगा कि हवा अचानक गरिमापूर्ण हो गई है। बूढ़े आदमी बान ने कहा, जियो गोनगजी, अगर ऐसा कोई खजाना है तो इसे जल्दी से बाहर निकालो। करने में सक्षम हो तानाशाह के शासन को उखाड़ फेंको। यंगजेंग, ये 6 देशों के लोगों के लिए एक बड़ा आशीर्वाद है। भाई टाई, उसे जाने दो। जूनू ने जोर से कहा। अरे, क्या कर रहे हो? ओह, बहुत दर्द हो रहा है। जब तियानमिंग ने जू एनवी को उसका समर्थन करते देखा, तो वह तुरंत जोर से चिल्लाया, बड़ा मृत आदमी किसी को मारना चाहता है।
जूनू अभी भी झिझक रही थी कि क्या वह जियोजी के स्वर्गीय स्वर्गारोहण आदेश को स्वीकार करने से इनकार कर देगी, लेकिन ओल्ड मैन बान की आंखें जो बाहर निकलने वाली थी और उसकी आंखों में लगातार इशारों को देखकर उसने अंततः स्वर्गीय स्वर्गारोहण आदेश को स्वीकार कर लिया। मुझे लगता है कि स्नो मेडेन छठी मंजिल के असेंशन ऑर्डर के योग्य है। जहां तक आपकी बात है, अगर यह आपकी बिजली की रोशनी के कारण नहीं होता, तो आपके पास चौथी मंजिल का असेंशन ऑर्डर भी नहीं होता। जियोजी ने चोर को छोड़ दिया। उसने उसकी ओर देखा और गुस्से से कहा। रॉबर्जी ने कुछ असंतोष के साथ कहा, भाई जियोजी, आप बहुत पक्षपाती हैं। हमने मुझे और मिस रोम को चौथे स्तर का असेंशन ऑर्डर दिया, लेकिन जूनू के लिए छठे स्तर का असेंशन ऑर्डर। जियोजी ने आह भरी और कहा, ये खजाना बहुत वध है। अगर मैं आपको बताऊं, एक बार इसे बाहर निकालने के बाद इस दुनिया में इसके हाथों मरने वाले लोग यंग जेंग द्वारा मारे गए लोगों से कहीं अधिक हो सकते हैं, और एक बार जब यह विश्वासघाती लोगों के हाथ में पड़ गया, तो संभव है कि पूरी दुनिया मर जाएगी। तो क्या आप अभी भी उसे बाहर निकालना चाहते हैं? बड़ी बहन, क्या आपने युवा मास्टर द्वारा गाए गए शब्दों को याद किया है? जब आप वापस जाएं, तो आपको अपने अधीन लोगों को इस गीत को पूरी दुनिया में फैलाने देना चाहिए और दुनिया को हमारे युवा गुरु की साहित्यिक प्रतिभा के बारे में बताना चाहिए। मुरोंग गर्व महसूस कर रहे थे। उन्होंने मुरोंग फैंग से कहा। जब स्लेजहैमर ने जू एनवी को अपनी ओर आते देखा, तो उसने तुरंत तियान मिंग का हाथ उसकी पीठ के पीछे धकेल दिया, और जब वह सामने आई, तो उसने मुस्कुराते हुए पूछा, जू एनवी, आप इतनी जल्दी वापस क्यों आ गईं? बकवास मत करो। बड़ा हथौड़ा चौंक गया और तियानमिन के सिर को पकड़ने के लिए अपना बड़ा हाथ बढ़ाया, उसे पीछे हटने के लिए मजबूर करने की कोशिश की। आपने इसे सीधे तौर पर कहा, ये बहुत दुखद है। रूफसी ने थोड़ा उदास होकर कहा, लेकिन जल्दी और उत्सुकता से जियोजी से पूछा, भाई जियोजी, ऐसा कहा जाता है कि यंग जेंग भी केवल बोर्ड में शामिल होने के लिए योग्य है। स्काई टावर की 7वीं मंजिल, फिर स्काई टावर की 8वीं और 9वीं मंजिल क्या है? हम्फ। बड़े हथौड़े ने अपना हाथ जोर से घुमाया और तियानमिंग ने भी बहुत सहयोगात्मक ढंग से अपना मुंह खोला और गिर गया। क्या आप मजाक कर रहे हैं? आप कोशिश करेंगी तो आपको पता चल जाएगा। किनारे पर बड़े हथौड़े ने थोड़ा उकसाने वाला कहा, और साथ ही मो परिवार का नेता भी। इसलिए बड़े हथौड़े को स्वाभाविक रूप से पता था कि जूनू सेक्स जिंग के व्यक्तित्व में सौम्यता दिखती है, लेकिन वह वास्तव में बहुत पेट वाली थी। काला, अन्यथा वह स्नो मेडेन से इतना नहीं डरता। ठीक है, मैंने अभी गेम जीतने की पूरी प्रक्रिया देखी है। क्या आप अपने बड़े भाई की प्रशंसा करते हैं? शाओयू ने तियानमिंग को कंधे पर थपथपाया, उसे बेहोशी से जगाया और गर्व से कहा। पता चला कि तियानमिंग बड़े हथौड़े की उंगली काट रहा था और उसे अपनी बांह पर लटका रहा था। चाहे बड़ा हथौड़ा कितना भी जोर से घूम रहा हो, वह उसे जाने नहीं दे रहा था। मैंने बड़े हथौड़े से तुम्हें छोड़ने के लिए कहा क्योंकि तुम मो परिवार के मेहमान हो। भविष्य में दूसरे लोगों की पीठ पीछे चालाकी न करें। अगर मैं तुम्हें दोबारा देखूं। वह थोड़ा संकुचित हो गया और अपने चेहरे पर मुस्कान के साथ कहा, यदि आपका बायां हाथ दूसरों के खिलाफ साजिश रचता है, तो अपने बाएं हाथ को काट दे। यदि आपका दाहिना हाथ दूसरों के खिलाफ साजिश रचता है, तो अपने दाहिने हाथ को काट दें। यदि आप अपने पैरों का उपयोग करते हैं, तो आप अपने पैरों को तोड़ देंगे। अपना दिल खो दो। मैदान में जुएर ने कमल के कदम उठाए और मैदान के केंद्र की ओर चल दिया। हर किसी की निगाहें उस पर केंद्रित थी, बॉडी शॉन खासकर अगर यह जियोजी के शब्दों को सुनने के कारण था, तो उन्हें लगा कि जू एनवी अधिक से अधिक सुंदर है। जियोजी का चेहरा गंभीर हो गया और उसने कहा, जो 9वीं मंजिल का खजाना पा सकता है वह पूरी दुनिया पा सकता है। क्या आप गंभीर हैं? रूफसी ने अविश्वास में कहा जब उसने जियोजी की गंभीर आंखें देखी। चोर जेड के पूछने के बाद अन्य लोगों ने भी उत्सुक भाव दिखाए। 8वीं और 9वीं मंजिल पर किस तरह का खजाना था जिस पर चढ़ने के लिए यंग जेंग योग्य नहीं था? जब जूनू ने तियानमिंग की बातें सुनी, तो वह मुस्कुराए और कुछ नहीं कहा, लेकिन इस उपस्थिति ने तियानमिंग को उसके पीछे ठंडा महसूस कराया। दूसरी ओर जियोजी जू एनवी के सामने रुका, फिर एक नीला आसमान ऊंचा ऑर्डर निकाला और जू एनवी को सौंप दिया। ये देखते हुए कि मामला खत्म हो गया, जू एन विमुराक्षेन और बिना एक शब्द कहे चला गया। नीला आकाश पर चढ़ने का क्रम, ये गगनचुंबी इमारत की छठी मंजिल के अनुरूप आकाश पर चढ़ने का क्रम है। जब बूढ़े आदमी बान ने ये दृश्य देखा तो वह अविश्वास से चिल्लाया। कहा जाता है कि गगनचुंबी इमारत की छठी मंजिल के ऊपर सभी शहर का बहुमूल्य खजाना है। अप्रत्याशित रूप से जियोजी छठी मंजिल का असेंशन ऑर्डर जूनू को इतनी आसानी से सौंप देगा।
निश्चित रूप से, जैसा कि जियोजी ने कहा, असेंशन ऑर्डर की शर्तें पूरी तरह से उसके दिल पर आधारित थीं। हम आलसी हैं, हम बिग ब्रदर टाई से तुलना नहीं कर सकते, आप पूरे दिन हमेशा व्यस्त रहते हैं। जूनू ने तंग हैमर को देखा और मुस्कुराया। रूपसी ने उत्सुकता से कहा, भाई जियोजी, आप इसके बारे में बात कर रहे हैं? इसका आधा हिस्सा कहना वास्तव में असुविधाजनक है। जब शाओयू ने ये सुना, तो उसने अपना माथा थपथपाया और अवाक रहकर कहा, यह मत कहना कि तुम मुझे भविष्य में जानते हो, ये वास्तव में शर्मनाक है, तुम इतने सुंदर शब्द का एक शब्द भी नहीं समझते हो। तुम बकवास कर रहे हो, कौन तुम्हारे साथ खेलना चाहता है? तियानमिंग ने कड़ा संघर्ष किया, अंततः स्लेजहैमर की कमर पकड़ ली और अपना सिर उसके पीछे से बाहर निकाल लिया। ओह, बड़ा हथौड़ा आगे बढ़ा और उसके सिर को छू गया, और थोड़ा शर्मिंदा होकर बोला, मेरी छोटी सी बात बताने लायक नहीं है। भाई जियोजी, ऐसा मजाक मत करो, अगर आप वास्तव में पूरी दुनिया हासिल कर सकते हैं, तो आप यंग झेंग के शासन को बहुत पहले नहीं उखाड़ फेंकेंगे, हे। रूपसी ने जियोजी की गंभीर नजर को देखा और सूखी मुस्कान के साथ कहा। यह जियोजी की बातें सुनने के बाद ओल्ड मैन बान और अन्य लोगों ने बात करना बंद कर दिया। यदि यह खजाना वास्तव में इतना खतरनाक है, तो इसे बाहर निकालना एक बड़ी आपदा होगी। कृपया इस पुस्तक का पहला डोमेन नाम याद रखें। TF बॉयज मोबाइल संस्करण पढ़ने का URL स्रोत। तुम मुझे रोकना चाहते हो? गाओ जियानेली ने फोल्डिंग पंखे के मालिक की ओर देखा और चेहरे पर कातिलाना भाव लाते हुए कहा, अब जो कोई भी उसे जिनके का बदला लेने से रोकने की हिम्मत करेगा, वह उसे बिना किसी हिचकिचाहट के मार डालेगा। एक ठंडी तलवार क्यूई ने जिन की ओर चलाए, और वह स्थान जहां से वह गुजरा था, ठंड की परत से ढका हुआ था। गायनी युवानहोंग ने म्यान खोलकर युवानहोंग को अपने सामने पकड़ लिया, जिससे क्यूई की तलवार अवरुद्ध हो गई। तलवार की ऊर्जा के अचानक हमले से हर कोई हतप्रभ रह गया और उन्होंने पीछे मुड़कर देखा तो पता चला कि यह गाओ जियानेली था जो जूनू का पीछा कर रहा था। और गायनी अपने सौतेले भाई जिनके का हत्यारा है। जानलेवा, जियोजी ने अचानक भौहें चढ़ा दी। जियो गाओ ने वास्तव में जियोजी पर ही शुएहान का उपयोग किया था। रॉबजी पहले से ही थोड़ा गुस्से में था। जियांग ही शुएहान की दूसरों और खुद को चोट पहुंचाने की चाल एक दोस्त पर कैसे इस्तेमाल की जा सकती थी। जियोजी ने अपना सिर हिलाया और मुस्कुराते हुए कहा, मैं आपको विस्तार से नहीं बताने जा रहा हूँ, आप दिन भर इसके बारे में सोचते रहेंगे, लेकिन आप इसे प्राप्त नहीं कर पाएंगे, लेकिन ये सुंदर नहीं है। इस तरह का स्पूफ दिखने वाला फोल्डिंग फैन आधुनिक समय में इतना अजीब नहीं लगता है, लेकिन जुन्नू और अन्य लोगों की नज़र में फोल्डिंग फैन के दोनों तरफ लगे विरोधाभासों से भरे ये दो शब्द बहुत अजीब लगते हैं। आज उसे मरना ही होगा। गाओ जियानेली का चेहरा ठंडा हो गया, और उसने शुएहान तलवार में डाले गए आंतरिक बल को बढ़ा दिया। एक शक्तिशाली ठंड निकली, और जियोजी के हाथ में सफेद सेट पंखे ने भी बर्फ की मोटी परत को संघनित कर दिया। जियोजी का दाहिना हाथ एक पंजे में बदल गया, और उसने गायनी के हाथ में युवानहों को चूस लिया। एक सफेद जेड फोल्डिंग पंखा अचानक हवा में आया, जिसने गाउनी के शरीर को अवरुद्ध कर दिया, और गाओ जियानेली से तलवार ले ली। अरे जियो गाओ, तुम क्या कर रहे हो? डाकुजी जल्दी से चिल्लाया, वह नेता का मेहमान है। जियो गाओ, रुको, यह कोई ऐसा कदम नहीं है जिसका इस्तेमाल मेहमानों के खिलाफ किया जाना चाहिए। ओल्ड मैन बान ने कहा, जो कोई मुझे गायनी को मारने से रोकने की हिम्मत करेगा उसे मरना होगा। गाओ जियानेली ने हत्या के इरादे से क्रूरता से कहा। बेशक, वह जियोजी को बहुत मारना चाहता था, सिवाय इसके कि जियोजी ने उसे गायनी को मारने से रोका था। शायद बड़ा कारण ये था कि जियोजी ने उसे स्नो गर्ल के सामने चेहरा खो दिया था, इसलिए वह थोड़ा गुस्से में था, इसलिए उसने परिणामों की परवाह नहीं की। जियोजी की बातें सुनने के बाद शाओयू ने कुछ देर सोचा, और आत्मविश्वास से कहा, ठीक है, इस खजाने के बिना भी मैं निश्चित रूप से यंग झेंग के शासन को उखाड़ फेंकूंगा। एक और, जियोजी अन्याय से लड़ने के लिए गानी की मदद करने की कोशिश कर रहा था। आखिरकार गानी ने जिनके के बेटे को बचाने के लिए लगभग अपनी जान ले ली, लेकिन आपने, जिनके के छोटे भाई ने, परिवार के साथ ऐसा व्यवहार किया। दूसरी ओर जियोजी बहुत परेशान था क्योंकि उसने देखा कि यह लड़का गाओ जियानेली हमेशा जूनू का पीछा करता था, और उसे साफ करने का बहाना ढूंढना चाहता था। ये कैसे संभव है? जूनू को स्वाभाविक रूप से रोअजी की बात पर विश्वास नहीं हुआ। इस दुनिया में कोई एक बार देखने के बाद रोअजी की बिजली की रोशनी में चलना कैसे सीख सकता है? लेकिन जब उसने डुआनमो रोंग और यूएर के चेहरे पर अजीब भाव देखे, और अविश्वास में पूछा, सिस्टर रोंगेल्ड, क्या ये सच नहीं हो सकता? बहुत ठंड है।
बहुत ठंड है। जियोजी ने हाथ में बर्फ की परत के साथ सफेद जेट पंखे को देखा और कुछ चंचलता के साथ रोया, और फिर उसकी आंतरिक शक्ति थोड़ी हिल गई और सफेद जेट पंखे पर बर्फ बिखर गई। गाओ जियानली ने शुयहान तलवार को दोनों हाथों में पकड़ लिया। शुयहान तलवार को जमीन पर डाला, जिससे तलवार का गहरा निशान रह गया, और जियोजी के प्रहार की शक्ति कम होने से ठीक पहले 10 मीटर से अधिक समय तक पीछे खिसक गया। वह कैसे संभव है? जू नू ने हल्के से अपने जैद होठों को ढांक लिया और आश्चर्य से जियो जी की ओर देखा। अभी जियो जी ने जू नू के लिए जो शब्द गाए हैं, वह निर्विवाद प्रशंसा है, जिसने पहले से ही गाओ जियानली को बहुत असहज कर दिया है। लेकिन क्योंकि जियो जीमो परिवार का मेहमान है और उसने कोई व्यावहारिक कार्रवाई नहीं की है, इसलिए गाओ जियानली अच्छा नहीं है। उन्होंने जियोजी पर कार्रवाई की, लेकिन अब जियाओजी गायनी के सामने थी, इसलिए उन्होंने गाओ जियानली को कार्रवाई करने के लिए पर्याप्त कारण दिए। बस एक अच्छा शॉट लेने और इस उड़ाऊ बेटे को सिखाने के लिए उसे बताएं कि वह कोई ऐसा व्यक्ति नहीं है जो उसकी परवाह कर सके। जियो गाओ। जू नू ने गाओ जियानली की ओर देखा जो जमीन पर गिर गया था, चिल्लाया और चिंतित नजर से उसकी तरफ आया। रॉबर्जी ने असहाय होकर कंधे उचकाए और कहा, अगर मैं तुमसे कहूं कि मैंने एक बार उसके सामने बिजली की रोशनी का इस्तेमाल किया था, तो उसने इसे सीख लिया होगा। क्या आप इस पर विश्वास करते हैं? जियो जी ने गाओ जियानली की ओर देखा जो थोड़ा तर्कहीन था। उसने अपना सिर हिलाया और कहा, ऐसा लगता है कि आप अब थोड़ा गुस्से में हैं, आपको शांत होने की जरूरत है। जियो फींड भगवान की अभिव्यक्ति संक्षिप्त थी। वह गाओ जियानली के साथ खेलने की योजना बना रहा था, लेकिन अब ऐसा लगता है कि यद्यपि उसके पास एक चंचल दिमाग है, गाओ जियानली के पास एक हत्यारा दिमाग है। यदि वह उसे अच्छा सबक नहीं सिखाता है, तो यह उसकी शैली से बहुत बाहर होगा। हम्फ, फिर तुम्हें थोड़ा ठंडा होने दो। गाओ जियानली ने ठंडे ढंग से सूंघा। एक विशाल 2 मीटर आकार की बर्फ की तलवार कीवी, जिसमें एक बड़ी ठंडी कीवी थी, जियोजी पर वार की। जहां भी वह गुजरी वहां एक परत बन गई। मोटी बर्फ। इलेक्ट्रिक लाइट वॉकिंग। गाओ जियानली ने जियोजी को सफेद जेट पंखा पकड़े हुए गंभीर भाव से देखा। डुआनमू रोंग के चेहरे पर एक अजीब सी मुस्कान थी, और उसने अपना सिर हिलाया और कहा, हालांकि मुझे अभी भी यह अविश्वसनीय लगता है। जियोजी ने इसे एक बार पढ़ा था, और फिर उसने चोर की बिजली की रोशनी के साथ चलना सीख लिया। वह गायनी है, वह एक दुश्मन है। गाओ जियानली ने रूपसी की बात को नजरअंदाज करते हुए शुई हान को पकड़ते हुए ठंडे स्वर में कहा, और उसके चेहरे पर जानलेवा अभिव्यक्ति के साथ गायनी की ओर हमला किया। वाटर कोल्ड स्वॉर्ड का ब्लेड पहले से ही क्रोधित कीवी द्वारा बनाई गई बर्फ से ढका हुआ था। यह थोड़ा ठंडा है, इसलिए मुझे गर्मियों में गर्मी से डर नहीं लगेगा। जियोजी ने फोल्डिंग पंखा खोला और उसे हवा दी, और ठंडी ठंडी हवा उसके चेहरे की ओर चली। बड़े भाई जियो, ये कैसा खजाना है, इतना भयंकर। शाओयू, जो दूर से दौड़कर आया था, उसने जियो जी की बातें सुनी और मदद नहीं कर सका, लेकिन जोर से पूछा, अगर वास्तव में ऐसा कोई खजाना है, तो यंगजेन को उखाड़ फेंकना आसान होगा। निस्संदेह, ये और भी अच्छा होगा यदि इस खजाने की भीषणता का समाधान किया जा सके। जियो गाओ, ये कुछ ज्यादा ही है। जब रॉबर्जी ने ये दृश्य देखा तो वह ये कहने से खुद को नहीं रोक सका, जियोजीमो परिवार का मेहमान है। अगर गाओ जियानली का ये हमला जियोजी पर पड़ता है, हालांकि वह मरेगा नहीं, लेकिन यह निश्चित रूप से जियोजी को मार डालेगा। बुरी तरह घायल। पफ, जूनू, डुआनमू रोंग और युएहा से बिना नहीं रह सके। जियोजी के शब्दों के कारण नहीं, बल्कि जियोजी के फोल्डिंग पंखे पर लिखे शब्दों के कारण, और जियोजी के फोल्डिंग पंखे के किनारे पर नहीं लिखा था। दुनिया में एक इन 4 जंगली पात्रों के रूप में दूसरी तरफ लिखा है, कम महत्वपूर्ण इन 2 पात्रों। ये शुयहान, गाओ जियानली की शुयहान तलवार के साथ अद्वितीय तलवारबाजी, रक्षा की चरम रणनीति को त्याग कर, ये शुयहान इस दुनिया की सबसे खतरनाक चीज न केवल दूसरों को चोट पहुंचाती है, बल्कि खुद को भी चोट पहुंचाती है। अपना सारा ध्यान तलवार पर केंद्रित करें और सबसे संपूर्ण सर्वांगीण आक्रमण करें। जियो जी का शरीर हिल गया, और गाओ जियानली की बर्फीली तलवार क्यूई एक पल में चमक उठी। अगले ही पल वह गाओ जियानली के सामने आ गया। उसकी हैरान आंखों में उसने स्टील जैसे फोल्डिंग पंखे में आंतरिक बल डाला, एक विशाल बल लेकर शुयहान तलवार पर पटक दिया, और गाओ जियानली को पीछे धकेल दिया। चिंता मत करो, वह बस मर गया, जियो जी ने चिंतित स्नोगल से कहा। हालांकि जियो जी को गाओ जियानली को मारने में कोई आपत्ति नहीं थी, जो उसके प्रति जानलेवा इरादे रखता था, लेकिन अगर गाओ जियानली उससे नफरत करता था, तो वह इसके लायक नहीं था। जहां तक गाओ जियानली का सवाल है, अगर कोई मौका है,
तो उसे दुश्मन के हाथों मरने दे या नहीं। पापा, स्नोगर्ल की जियो कौशल वास्तव में असाधारण है। न केवल सुनने में अच्छी लगती हैं, बल्कि मंत्रमुग्ध कर देने वाली भी हैं। जियोजी खुद को तालियां बजाने से नहीं रोक सकी और उसने एक शाखा पर खड़ी स्नोगर्ल को देखा, जिसकी पृष्ठभूमि में आकाश में चमकीला चांद था, जैसे चांद के नीचे परी। ओल्ड मैन बेन, मिस रोंग, यह अच्छा नहीं है। स्लेजहैमर को एक दुश्मन का सामना करना पड़ा है। जिन दो भाइयों को वह अपने साथ लाया था, उनमें से एक ने पहले ही एक की बलि दे दी है, और दूसरा भाग गया है और पत्र की रिपोर्ट करने के लिए वापस आया है, और वह गंभीर रूप से घायल हो गया है। वह दौड़कर आया और कहा, छोटा भाई जियोजी। शीर्षक सुनते ही जियोजी का मुंह हिल गया। हालांकि उसकी आत्मा की उम्र और उसके पिछले जीवन को मिलाकर वह पहले से ही दर्जनों साल का था, लेकिन उसकी शारीरिक उम्र केवल 17 साल थी, और वह वास्तव में स्नोगर्ल जितना बूढ़ा नहीं था। एक बड़े हथौड़े के कौशल के साथ उसे इतनी देर तक कौन रोक सकता है। जब जूनू ने देखा कि जियोजी का दम घुट रहा है, तो यानरान मुस्कुराया और रॉबर्जी से कहा, जियोजी, जियोगाओ को वापस ले जाने में मेरी मदद करो। इस बार पहाड़ पर गश्त करने में बहुत अधिक समय लगा। क्या ऐसा हो सकता है कि हमारा सामना किसी दुश्मन से हुआ हो? जब जियोजी और अन्य लोगों ने बूढ़े व्यक्ति बान की बातें सुनी, तो वे उसके पीछे मो परिवार द्वारा व्यवस्थित अतिथि कक्ष तक गए और पहले यहीं रुके। जैविक जानवर, रोइजी की बातें सुनकर बूढ़े आदमी बान को और भी बेचैनी महसूस हुई, और उसने खुद से कहा, मो परिवार का अंग म्यूशी चलता है, कहां से अपना मुंह खोलता है। वह गोंगशुओं से पूछना चाहता है, क्या इस बार भी गोंगशुजिया आएगा? जब बूढ़े व्यक्ति ने ये देखा, तो उसने जियोजी से कहा, ठीक है, युवा मास्टर जियो, भी मेरे साथ आओ। आपके लिए कमरों की व्यवस्था कर दी गई है। भले ही दुश्मन आ रहे हों, शहर के बाहर 50 मील के दायरे में रक्षात्मक जाल हैं, और 10,000 लोगों की सेना उसे आने और जाने पर मजबूर कर देगी। बिग हैमर ने निराशापूर्वक कहा। डुआनमू रोंग ने गाओ जियानली को नब्ज दी। जूनू को सिर हिलाया और कहा, जियो गाओ ठीक है, वह अभी बेहोश हो गया, बस एक झपकी ले ले। समझ गया। जियो जी ने सिर हिलाया, शाखाओं पर कदम रखा, उसकी आकृति कुछ बार चमकी, और फिर बड़े हथौड़े और छिपे हुए बल्ले के युद्ध के मैदान में पहुंच गई। जब तियानमिंग ने जियोशी को देखा, तो वह खुशी से बोला, बड़े भाई जियो, आप भी सोए नहीं हैं। बात बस इतनी है कि ये हमारा मार्गदर्शक है, इसलिए आप हमारे साथ खरीदारी करने जा सकते हैं। जियोजी, जूनू और जियो गाओ को बड़ा हथौड़ा उठाने दो। रोईजी की बातें सुनकर ओल्ड मैन बान थोड़ा चौंका और उसे निर्देश दिया। इस समय एक सुंदर जियो ध्वनि आई, जो पूरे जंगल में गूंज उठी। हिडन बेट का हमला थोड़ा शांत हो गया, जैसे उसके सामने भारी बर्फ का दृश्य दिखाई दिया हो। युद्ध में हथौड़े को केवल पीटा जा सकता है। छिपे हुए चमगादड़ न केवल तेज होते हैं, बल्कि अपने हाथों पर स्टील के पंजे के साथ हवा में फिसल भी सकते हैं। बूढ़े आदमी बान ने अपना सिर घुमाया और देखा कि जियोजी तियानमिंग और उन तीनों को लेकर आया है। जियोजी ने मुस्कुराते हुए कहा, मुझे जूनू के साथ जाने दो। आखिरकार जियो गाओ को भी मैंने बेहोश कर दिया था। जियो गाओ, जियोजी द्वारा पीटे जाने के बाद वह अभी भी कोमा में है। चोरजी ने अपना सिर खुजलाया और कहा, गाओ जियानली अत्याचारी के अलावा मो परिवार का नंबर 1 मालिक था, और जियोजी ने उसे बाहर कर दिया था, और यह काफी अच्छा लगा। शर्मनाक। बूढ़े आदमी बेन, भले ही वास्तव में कुछ गड़बड़ हो, फिर भी आपके अंग जानवर हैं। डाकूजी ने बूढ़े आदमी बान को कंधे पर थपथपाया और हंसे। जब जूनू ने जियोजी की बातें सुनी, तो वह अपनी आंखें घुमाने से खुद को नहीं रोक सकी, लेकिन उसके मुंह ने चांग जियाओ को नहीं छोड़ा। उसने अपनी आंखों से कुछ बार जियोजी को इशारा किया, मानो कह रही हो, यदि आप कुछ नहीं करते हैं, तो बड़ा हथौड़ा मर जाएगा। अगर आप इसके बारे में इस तरह सोचेंगे तो शहर खतरे में पड़ जाएगा। इस बार जीवन के सभी क्षेत्रों के सभी नायक और नायक मो परिवार में एकत्र हुए हैं, और दांव बहुत महत्वपूर्ण है। किन देश का विरोध करने वाले 6 राज्यों की सभी सेनाएं शामिल थीं, और किन देश में विभिन्न स्थानों पर बहुत सारी आंखें और कान थे। शायद मैंने इसे पूरी तरह से नोटिस नहीं किया। ओल्ड मैन बैन रुक गया, और फिर कहा, पिछली बार हमने घाटी में पता लगाया था, हालांकि हम समय पर जिचेंग में छिप गए थे। बाईफैन को हितों का पता था और उन्होंने हमारा पीछा नहीं किया, लेकिन उन्होंने मोटे तौर पर यह भी पता लगा लिया कि हम कहाँ छिपे हुए थे। जगह की फिर से जांच की जा सकती है। नेता ने जाने से पहले बार बार चेतावनी दी, हर चीज में सावधान और सावधान रहें, और लापरवाह नहीं होना चाहिए। उतावला होना और दुश्मन को कम आंकना तो दूर की बात है। कोई जरूरत नहीं। तुम दोनों आज पूरे दिन मेरी सेवा कर रहे हो और थक गए हो।
पहले सो जाओ। जियो जी ने हाथ हिलाया। बस इतना ही। वह बूढ़े ने कुछ देर सोचा। मो परिवार के नेताओं में दाओजी क्विंगोंग में अच्छे थे और मिस रोम चिकित्सा कौशल में अच्छे थे। जब युद्ध शक्ति की बात आती है तो उनकी युद्ध शक्ति की तुलना बड़े लोहे से नहीं की जा सकती है। हथौड़ा। लेकिन अगर जूनू बड़े हथौड़े के साथ अकेला था तो ओल्ड मैन बान को थोड़ा असहज महसूस हुआ। आपकी दया स्वीकार करने के लिए श्री जियो को बहुत धन्यवाद। इस बार जियो गांव ने कुछ ज्यादा ही कर दिया। जू एनवी ने जियोजी को धन्यवाद दिया। अभी उस स्थिति में गाओ जियानली जियोजी को मारने वाले पहले व्यक्ति थे। भले ही जियोजी ने गाओ जियानली को मार डाला हो, मो परिवार के लोगों के पास जियोजी को दोष देने का कोई कारण नहीं है। बड़ा हथौड़ा लगभग 3 घंटे से पहाड़ पर गश्त कर रहा है और मैं अभी तक वापस नहीं आया हूँ, इसलिए मैं निश्चिंत नहीं हो सकता। ठीक है, चोरजी ने जियो गाओ को अपने आवास पर ले जाकर जवाब दिया। जियो जी ने आगे कहा, लेकिन इस बार मैंने स्नो मेडेन और मो परिवार को देखने की खातिर उसकी जान बचाई। अगली बार मैं दयालु नहीं बनूंगा। बोलने के बाद जियोजी ने अपना दाहिना हाथ लहराया। एक धमाके के साथ युवानहोंग आसानी से म्यान में वापस फिसल गया। यह एकमात्र संभावना होनी चाहिए। हालांकि स्लेजहैमर के हमले की शक्ति बहुत बड़ी थी, लेकिन छिपे हुए चमगादड़ों ने एक एक करके उन सभी को चकमा दे दिया। हिडन बैट का हमला, लेकिन मूल रूप से हर बार बड़े हथौड़े की बांह और चेहरे पर पंजे के निशान छोड़ सकता है। हमले के बाद हिडन बैट ने बड़े हथौड़े की खराबी का फायदा उठाया और बड़े हथौड़े को लात मारकर जमीन पर गिरा दिया। स्लेजहैमर क्रोध और उसके शरीर के दर्द से स्तब्ध था, इसलिए उसके पास वापस लड़ने के लिए कोई जगह नहीं थी। ये देखकर कि आसमान में अंधेरा छा गया, शहर के गलियारे में बूढ़ा आदमी बान, रॉबजी और बिग हैमर एक साथ खड़े थे। रॉबजी ने पीछे के पहाड़ की दिशा को देखा और कहा, अभी पीछे के पहाड़ की हलचल दुश्मन की स्थिति हो सकती है। हाँ, युवा मास्टर। जियोजी के इनकार के स्वर को सुनकर मुरोंगहुआंग ने जिद करना बंद कर दिया और आराम करने के लिए अपने कमरे में वापस चला गया। मौत भुगतो। हालांकि हिडन बैट स्नो मेडेन द्वारा निभाई गई बर्फ से प्रभावित था, स्नो मेडेन की बाइजू दुश्मन और मेरी से अप्रभेद्य थी। स्लेजहैमर भी प्रभावित हुआ और उसने प्रतिरोध करने की शक्ति खो दी। छिपे हुए चमगादड़ ने अपने पैरों पर कदम रखा। जब छुपे हुए चमगादड़ के फौलादी पंजे उसका गला काट देंगे। स्लेजहैमर, इसे जांचने के लिए कुछ भाइयों को लाओ। बूढ़े ने कहा, मैं जाऊंगा। जब बूढ़ा संघर्ष कर रहा था तभी उसके पीछे से एक आवाज आई, नेता को किसी भी समय बाहर मत निकालो। ठीक है, वैसे भी मैं तुम्हारे बारे में बहुत कुछ नहीं कह सकता, बूढ़े आदमी। स्लेजहैमर ने बेबसी से कहा, आज की रात एक असहज रात होने वाली है। जियोजी ने पीछे के पहाड़ की दिशा को दूर से देखा, जैसे कि वह देख सकता है कि पीछे के पहाड़ पर क्या हो रहा है। फिर उसने अपना सिर घुमाया और मुरोंगहुआंग से कहा, जियो हुआंग, आप और जियो हुआंग फैंग पहले जाकर आराम करें। मैं टहलने के लिए बाहर जा रहा हूँ। मास्टर, बहुत देर हो गई है, बेहतर होगा कि आप वापस जाकर आराम करें। डुआनामुरोंग ने गलियारे के पास खड़े बूढ़े व्यक्ति से कहा। जंगल की गहराई में, हालांकि ग्रेट हैमर का थॉर का हैमर शक्तिशाली है, जंगल में ग्रेट हैमर थोर के हैमर की वास्तविक शक्ति का बिल्कुल भी उपयोग नहीं कर सकता है, और हिडन बैट जंगल युद्ध में अच्छा है, इसलिए ग्रेट हैमर कड़ी लड़ाई में गिर गया। इस समय चमकीला चंद्रमा आकाश में लटका हुआ था और आकाश पूरी तरह से अंधेरा था, लेकिन बड़ा हथौड़ा और अन्य वापस नहीं आए थे। वेइजूंग ने आपको अपनी पीठ के पीछे सावधान रहने के लिए नहीं कहा। छिपे हुए चमगादड़ के पीछे से अचानक एक आवाज आई, जिसने छिपे हुए चमगादड़ के बालों को उल्टा कर दिया। अच्छा नहीं। छिपा हुआ चमगादड़ हैरान रह गया। धमाके, बूम, कमर से एक बड़ी ताकत निकली और छिपा हुआ चमगादड़ 10 मीटर से अधिक दूर एक पेड़ को तोड़ते हुए उड़ गया और फिर रुक गया। क्या आप हथौड़े से ठीक हैं? जियोजी ने जमीन पर पड़े हथौड़े की ओर देखा और पूछा। मैं मर नहीं सकता। बड़े हथौड़े ने अपना सिर हिलाया और धीरे से एक तरफ खड़ा हो गया। दुश्मन कहाँ है? जूनू जियोजी के पास गया और पूछा। बचना बहुत तेज है। जियोजी ने उस दिशा को देखा जहाँ छिपा हुआ बल्ला टूटा था और पाया कि वहाँ केवल खून का एक पूल बचा था, और आश्चर्य से कहा, हालांकि जियोजी ने अभी प्रहार के लिए अपनी सारी ताकत का उपयोग नहीं किया था, लेकिन यह एक जन्मजात मास्टर को अपना प्रतिरोध खोने के लिए पर्याप्त था। अप्रत्याशित रूप से वह छिपे हुए बल्ले से भाग गया था। ये वास्तव में सस्ता छिपा हुआ चमगादड़ है, इसे भूल जाओ। चलो पहले वापस चलते हैं। स्लेजहैमर को ठीक करना महत्वपूर्ण है। हालांकि जूनू थोड़ा अनिच्छुक था,
लेकिन अब जब स्लेजहैमर गंभीर रूप से घायल हो गया था, तो उसे ठीक करने के लिए वापस ले जाना बेहतर था। सौभाग्य से आप समय पर चले गए, अन्यथा परिणाम विनाशकारी होंगे। डुआनमुरोंग ने स्लेजहैमर को ठीक करते हुए जियो जी और जू नू से कहा। इस बार भाई जियो और बहन जू नू को बहुत धन्यवाद, अन्यथा मुझे डर है कि मैं वास्तव में आज बिग हैमर के साथ वहां होता। बिग हैमर ने अपना सिर खुजलाया और जियोजी और जू नू को देखकर मुस्कुराया। यदि आप जू एनवी को धन्यवाद देना चाहते हैं, तो जू नू को धन्यवाद दें। मेरा उद्देश्य मुख्य रूप से उसका साथ देना है, और यह सिर्फ आपको बचाने की बात है। जियोजी ने अपना हाथ लहराया और मुस्कुराया। जब जू एनवी ने जियोजी की बातें सुनी, तो वह मदद नहीं कर सकी, लेकिन अपनी आंखें उसकी ओर घुमा ली। हालांकि वह लंबे समय से जियोजी के संपर्क में नहीं थी, लेकिन वह पहले से ही जियोजी के चरित्र को कुछ हद तक समझ गई थी। हालांकि जियोजी आमतौर पर थोड़ा फूलदार है, लेकिन काम करना अभी भी बहुत आश्वस्त करने वाला है। ठीक है, लोगों ने तुम्हें बचा लिया है, इसलिए मैं पहले सो जाऊंगा। जियोजी और ओल्ड मैन बान ने उनका स्वागत किया और अपने कमरे में वापस चले गए। उसी समय मोजिया ऑफिस सिटी के बाहर एक जंगल में वेई जूंग एक बूढ़े आदमी के साथ खड़ा था। बूढ़े आदमी का दाहिना हाथ एक जाल है, जो कुछ हद तक बूढ़े आदमी जैसा ही है, परंतु बूढ़े का तो लकड़ी है और उसका पीतल है। बूढ़े व्यक्ति ने अपने हाथ में एक खाका लिया और उसे ध्यान से देखा। आपकी राय में क्या यह मोजिया ऑर्गन सिटी की डिजाइन ड्राइंग है? वेई जूंग ने अपने बगल वाले बूढ़े व्यक्ति से पूछा। हम गोंगशुजिया और मोहिस्ट एक साथ अंग कला का अध्ययन करते हैं, और हमारे बीच बहुत कुछ समान है। चूंकि हम 300 साल पहले अलग हो गए थे, इसलिए हमने कुछ बदलाव किए हैं। गोंगशुकियो रुके, फिर पूछा, ब्लूप्रिंट के डिजाइन से शहर में जाल आपस में जुड़े हुए हैं, और बाहरी लोगों के लिए घुसपैठ करना आसमान से भी ज्यादा मुश्किल है। मुझे समझ नहीं आता कि लॉर्ड वेई जूंग इतने अल्पकालिक कैसे हैं। क्या आपको ये ड्राइंग समय सीमा के भीतर मिल गई? मोजिया सरकार शहर में जिस बूढ़े व्यक्ति पर इस समय हमला किया गया था, वह पत्थर के बिस्तर पर लेटा हुआ था, अभी भी कोमा में है। डुआनमुरोंग, चोरजी, जुनू और जियोगाओ बूढ़े आदमी के चारों ओर थे। यह आप है। जैसे ही गाओ जियानली दरवाजे से बाहर निकला, उसने देखा कि जियोजी मुरोंग फैंग और मुरोंग हुआन को यहाँ ला रहा है। जियोजी पर नजर डालने के बाद उसने कुछ नहीं कहा, जियोजी को दरकिनार कर दिया और सीधे चला गया। हालांकि वह जियोजी को पसंद नहीं करता है, लेकिन कल जियोजी ने बड़े हथौड़े की जान बचाई। वह मो परिवार के प्रति दयालु है, और वह जियोजी का प्रतिद्वंद्वी नहीं है, इसलिए वह केवल जियोजी को नजरअंदाज करना चुन सकता है। जियोजी ने गाओ जियानली को भी नजरअंदाज कर दिया। मुरोंग फैंग और मुरोंग हुआन को पत्थर के घर में लाया, और डुआनमुरोंग से पूछा, मिस रोंग, क्या हुआ? कल रात मास्टर बान पर पीछे से हमला किया गया और उनके सिर पर चोट लगी। वह अभी तक नहीं जागे हैं। एक दुश्मन पहले ही शहर के अंदर घुस चुका है। डुआन मुरोंग ने कुछ उदासी के साथ उत्तर दिया। क्या ओल्ड मैन बान गंभीर रूप से घायल है? जियाओफेग ने ओल्ड मैन बान को जैडोस की गोली दी। जियो जी ने मुरोंग फैंग से कहा, जो उसके बगल में था। हाँ, युवा मास्टर। मुरोंग फैंग ने सिर हिलाया, एक जैडोस की गोली निकाली और ओल्ड मैन बान को खिला दी। युलू गोलियां लेने के बाद ओल्ड मैन बान का चेहरा काफी गुलाबी हो गया और उसकी सांसें शांत हो गईं। ये देखकर डुआनमुरोंग ने जियोजी को धन्यवाद दिया। जियोजी, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। आपकी युलू गोलियों से मुझे विश्वास है कि मास्टर बहुत खुश हैं। मैं जल्द ही उठूंगा। मिस रोंग, मुझे पता है कि वेई जूंग के अधीन एक व्यक्ति है, जिसे हेकिलिन कहा जाता है, जिसे चंद्रमा काला है और हवा ठंडी है, जीवन अदृश्य है, हजारों परिवर्तन अस्पष्ट हैं। ब्लैक जैक किलिन के नाम से जाना जाता है, जो कोरिया में नंबर 1 हत्यारा हुआ करता था। ये व्यक्ति अदृश्य और अदृश्य है, लेकिन वह सभी प्राणियों को बदल सकता है। वह भेष बदलने में कुशल है, लोगों की आवाजों की नकल करता है, और चालें बहुत समान हैं, लगभग नहीं। कोई भी पता लगा सकता है। अगर मैं सही अनुमान लगाता हूँ, तो वह वही होगा जो इस बार शहर में घुस आया था। जियोजी ने डुआनमुरोंग को बताया। ब्लैक किलिन, वेई जूंग वास्तव में ऐसा व्यक्ति उसकी आज्ञा के अधीन है। उसने जेगोंग शहर में कब प्रवेश किया है ना? डुआनमुरोंग ने कुछ देर सोचा और आश्चर्य से कहा, मुझे डर है कि जो भाई कल रात बड़ा हथौड़ा लेकर बाहर गया था और जिंदा वापस आ गया, कहीं वह काला किलिन ही न हो जिसने ऐसा होने का नाटक किया हो। रॉबर्जी ने गंभीरता से कहा, और फिर डुआनमुरोंग से कहा, मिस रोंग, मैं जाकर देखूंगा कि क्या वह शिष्य अभी भी जीवित है। यदि यह वहां नहीं है, यदि नहीं,
तो मुझे डर है कि मैंने सही अनुमान लगाया है। भाई जियोजी, इस बार आपके द्वारा प्रदान की गई जानकारी के लिए धन्यवाद, आपने मेरी बहुत मदद की है। जाने से पहले रूसी ने जियोजी को कंधे पर थपथपाया और उसे धन्यवाद दिया। डुआनामुरोंग ने गाओ जियानेली से कहा, मैंने इसके बारे में सोचा, मालिक की सुरक्षा पूरे शहर के संचालन से संबंधित है, इसलिए आपके लिए बेहतर होगा कि आप इसकी रक्षा स्वयं करें। ठीक है। गाओ जियानेली ने ज्यादा नहीं सोचा, सिर हिलाया और बूढ़े आदमी के पत्थर के घर की ओर चल दिया। लेकिन गाओ जियानेली के जाने के कुछ ही समय बाद वह फिर से डुआनामुरोंग से मिले। डुआनामुरोंग ने आश्चर्य से गाओ जियानेली से पूछा, जियो गाओ, क्या आप केंद्रीय पूल में नहीं हैं? तुम यहाँ क्यों हो? जब मास्टर जू केंद्रीय पूल में आए तो उन्होंने अचानक मो परिवार के एक शिष्य को अपने सामने लेटे हुए देखा और तुरंत उसकी मदद की, लेकिन पाया कि वह बेहोश हो गया था। जैसे ही उसे एहसास हुआ कि कुछ गड़बड़ है, मास्टर जू के सामने एक काली छाया दिखाई दी। क्या? निश्चित रूप से ये वही है। गाओ जियानेली की अभिव्यक्ति बदल गई और उसने मास्टर जू को डुआनामुरोंग को सौंप दिया, जो वहां आया और बिना पीछे देखे गायनी के साथ परेशानी का पता लगाने के लिए चला गया। जब जियो जी और जूनू को पता चला कि मास्टर जू पर हमला किया गया है और गाओ जियानेली द्वारा गाओनी के साथ परेशानी करने के बाद वे एक साथ गाओनी के निवास पर पहुंचे। जैसे ही वह गायनी के स्थान पर पहुंचे, जियोजी ने एक असंतुष्ट आवाज सुनी, मिस रोन, क्या आप जानती हैं कि आप क्या कर रही हैं? मुझे विश्वास है कि गायनी वह नहीं होगी जिसने मास्टर क्लास पर हमला किया और मास्टर जू को घायल कर दिया। डुआनामुरोंग ने मास्टर जू को स्थापित करने के बाद जल्दबाजी की और देखा कि गाओ जियानेली और गानी तलवारों के साथ एक दूसरे का सामना कर रहे हैं, इसलिए वह उसे रोकने के लिए खड़ा हो गया। जिनके सामने किसी ने एक बार उस पर विश्वास किया और अपना जीवन उसे सौंप दिया, लेकिन परिणाम क्या हुआ? मास्टर बान को भी उस पर विश्वास था, लेकिन तीसरे दिन जब वह जिगोंग सिटी पहुंचे तो मास्टर बान पर हमला किया गया और वह गंभीर रूप से घायल हो गए। अब यह मास्टर जो है, उसके पीछे और कौन होगा? क्या आप अभी भी इस व्यक्ति पर विश्वास करने की हिम्मत करते हैं? गाओ जियानेली गुस्से से चिल्लाया। जियोजी ने अपना सिर हिलाया और अपने बगल में बर्फ वाली लड़की से कहा, गाओ जियानेली को इस व्यक्ति की मार्शल आर्ट से कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन वह बहुत आवेगी है। यह उसके द्वारा इस्तेमाल की गई शुएहान तलवार से मेल नहीं खाती है और वह बिल्कुल भी शांत नहीं है। डुआनामुरोंग गाओ जियानेली और गायनी के बीच की शिकायत को जानता था और यह भी समझता था कि इस समय गाओ जियानेली किस तरह के मूड में था, लेकिन उसने जो कुछ भी देखा उस पर विश्वास किया और माना कि गाओनी निर्दोष था। आह, मैं समझ गया। मुझे पानी में कुछ भी असामान्य क्यों नहीं मिल रहा? डुआनामुरोंग ने जिनेवू की ओर देखा जो अभी कुछ ही दूरी पर उभरा था। जैसे ही सूरज ने धीरे धीरे पूरे जीवचेन को ढक लिया, डुआनामुरोंग को आखिरकार समझ आ गया कि उसने क्या नजरअंदाज कर दिया था। जियो गाओ, हालांकि मुझे पूल में कुछ भी गलत नहीं मिला, बस मामले में आपने नीचे जाने का आदेश दिया। अगले दिन कोई भी पूल में पानी नहीं पी सकता है। डुआनामुरोंग ने कुछ देर सोचा। सुरक्षित रहने के लिए उन्होंने गाओ जियानेली से कहा। डुआनामुरोंग अभी भी चिंतित और जल्दी में दिख रहा था। उसने पहले भी कई बार सेंट्रल पूल की जांच की, लेकिन फिर भी उसे कोई समस्या नहीं मिली। हालांकि डुआनामुरोंग को अपने दिल में एक बहुत ही असहज भावना महसूस हुई और उसे हमेशा लगता था कि उसने कुछ अनदेखा कर दिया है। जूनू ने आकर डुआनामुरोंग का हाथ पकड़ लिया। जेड हाथ को महसूस करते हुए जो बिना किसी तापमान के बर्फ के टुकड़े जैसा था, उसने चिंतित होकर पूछा, सिस्टर ओनगेल्ड, आपके हाथ इतने ठंडे क्यों हैं? आपने मुझे डरा दिया। यह क्या है? क्या गड़बड़ है? जहां तक इस बात का सवाल है कि जियोजी ने डुआनामुरोंग और अन्य लोगों को ये क्यों नहीं बताया कि काली किलिन पानी में उतर गई थी, एक और तो ऐसा इसलिए था क्योंकि जियोजी के पास कोई सबूत नहीं था और अचानक बोलने से अनावश्यक अटकलों को बढ़ावा मिलेगा, विशेष रूप से गाओ जियानेली, जो यहाँ तक कि पकड़े भी जा सकते थे। दूसरी ओर जियोजी को मोजिया शिष्यों के जीवन और मृत्यु की परवाह नहीं है। आखिरकार जूनू और डुआनामुरोंग के अलावा जियोजी मो परिवार के अन्य शिष्यों से परिचित नहीं है। यह उल्लेख करने की जरूरत नहीं है कि जियाओजी एक अच्छा व्यक्ति नहीं है। पिछले कुछ महीनों में उसने लगभग 3000 डाकुओं को मार डाला है उसके अपने हाथ। कई लोग, मैंने सेंट्रल पूल और कई अन्य पूलों की जांच की, लेकिन मैंने पाया कि वहां कोई समस्या नहीं थी, लेकिन मुझे विश्वास नहीं है कि दुश्मन ने सिर्फ गायनी को दोष देने के लिए इतना कुछ किया। डुआनामुरोंग ने कुछ चिंता के साथ कहा। धूप, लानत है, मुझे इसके बारे में सोचना चाहिए था। जियू क्या ने, इस दुनिया में सबसे विदेशी जहर है।
जहर पानी में घुल जाता है। जब तक सूरज चमकता नहीं है, औषधीय गुण कभी नहीं होंगे, लेकिन एक बार सूरज के संपर्क में आने के बाद विषाक्तता फैल जाएगी। जहर पानी के साथ हर जगह पहुंचता है और इसका पता लगाना मुश्किल है। डुआनामुरोंग पश्चाताप से चिल्लाया। ये वही है जो मास्टर जू ने मुझे व्यक्तिगत रूप से बताया था, यानी उसने मास्टर जू को घायल कर दिया था और वह अभी भी सेंट्रल पूल में चाले खेल रहा है। आपको मास्टर जू ने जो कहा उस पर भी विश्वास नहीं है। आप इस कमीने पर विश्वास क्यों करते हैं? वह यंग झेंग के पक्ष में है। इस युवान में मुझे नहीं पता कि होंग ने 6 राज्यों के नायकों का कितना खून खराब किया है। गाओ जियानली तब और अधिक क्रोधित हो गए जब उन्होंने डुआनामुरोंग को गायनी पर इतना भरोसा करते देखा। मुझे नहीं पता कि वह अतीत में किस तरह का व्यक्ति था, लेकिन कम से कम जिस व्यक्ति को मैं जानता हूँ, गायनी, उसके पीछे का व्यक्ति, मेरा मानना है कि वह ऐसा कुछ नहीं करेगा। डुआनामुरोंग ने शांति से कहा, हालांकि केवल गायनी के साथ। कुछ ही दिन साथ रहने के बाद उसे विश्वास हो गया कि जिन ऐसा कुछ नहीं करेगा। जियो गाओ, इसे रोकें। गायनी वास्तव में निर्दोष है। जियो जी ने हमें बताया कि वेई जून के पास हेई किलिन नाम का एक हत्यारा है जो यीरोंग में कुशल है। राव जी ने जो जानकारी सत्यापित की है, उसके अनुसार वह यीरोंग चेंग और बिग हैमर हैं। मो परिवार के शिष्य जो एक साथ पीछे के पहाड़ पर गए थे, गुप्त शहर में घुस गए, इसलिए जिसने मास्टर क्लास पर हमला किया और गुप्त मानचित्र चुरा लिया, मास्टर जू को घायल कर दिया और गाय को फंसाया। नहीं, ये काली किलीन थी, जू नू ने जोर से समझाया। अजीब, डुआनामुरोंग ने भौहें चढ़ा दी। चूंकि जू नू, आप पहले ही बोल चुके हैं, मैं स्वाभाविक रूप से अब उससे परेशान नहीं होऊंगा, लेकिन मुझे लगता है कि अब आपको सबसे पहले जो करना चाहिए वह केंद्रीय पूल की जांच करना है। जियोजी ने अपना हाथ लहराया, लेकिन उसने गाओ जियानली की परवाह नहीं की। यह आदमी हर बार जियोजी के खिलाफ है। जियोजी उससे छुटकारा पाने का अवसर खोजने के लिए तैयार है। स्वाभाविक रूप से वह एक नश्वर व्यक्ति की परवाह करने के लिए बहुत आलसी है। चाहे कुछ भी हो, मैं हर किसी को दुश्मन के गुप्त हमले को रोकने के लिए अपनी सतर्कता मजबूत करने का आदेश दूंगा। गाओ जियानली ने भी इस समय अपना संयम वापस पा लिया। गायनी के प्रति उसकी नफरत के कारण उसने सोचा कि जब कुछ हुआ तो वह गायनी ही थी। अब शांत हो जाए और इसके बारे में सोचिए। इन चीजों में बहुत सारी अजीब बातें हैं। किन के राजा के सामने ड्रैगन और बाघ की घुड़सवार सेना ने गायनी का पीछा किया और उसे मार डाला। मैंने उसके घावों को ठीक किया है और उसके घावों को देखा है। उसे लगने वाला हर घाव घातक हो सकता है और कोई भी मौत के इतना करीब नहीं हो सकता। झूठ, अपने दोस्तों को धोखा देने वाले किसी भी बेशर्म खलनायक में इतना साहस नहीं होगा। इसलिए मेरा मानना है कि गायनी राजा किन यंगझेंग की पिछलिग्गू नहीं है, और कोई और भी होगा जिसने मास्टर क्लास और मास्टर जू के खिलाफ साजिश रची होगी। डुआनामुरोंग ने शांति से समझाया, ये कुछ भी नहीं है, लेकिन मिस्टर गाय के लिए कुछ समय के लिए कमरे में रहना बेहतर है। तियानामिंग को एक साथ बुलाना बेहतर है। अगर फिर से कुछ होता है तो एक गवाह है। जियोजी ने गायनी को याद दिलाया कि वह जानता था कि हेई किलिन पहले से ही पानी में था। जियुकियाने नीचे चला गया और अगली अवधि के लिए तियानामिंग गायनी के साथ रहेगा। यह अधिक सुरक्षित होगा। आहसू, मैं। गाओ जियानली स्नो गर्ल द्वारा दहाड़ा गया। उसका पूरा शरीर चौंक गया और वह बहुत शांत हो गया और वह समझ गया कि वह बहुत दूर चला गया है। ये सही है। अब सबसे पहली चीज जो हमें करने की जरूरत है वह केंद्रीय पूल की जांच करना है, जो मो परिवार के अंग शहर का दिल है। कोई समस्या नहीं होनी चाहिए, डुआनामुरोंग ने गंभीर भाव से कहा, और फिर तेजी से केंद्रीय पूल की ओर चला गया, जिसे अभी संरक्षण दिया गया था। गाओ जियानली को रोकने के लिए उनके पास सेंट्रल पूल की जांच करने का समय नहीं था। बड़ी बहन रोंग, जियाओ गाओ और मैं आपके साथ चलेंगे। जू नू जियो गाओ को ले गया और डुआनामुरोंग के पीछे केंद्रीय पूल तक गया। वह जानती थी कि अगर जियो गाओ फिर से यहाँ रुका तो इससे सभी को शर्मिंदा होना पड़ेगा, इसलिए उसने डुआनामु को देखा। रोंग केंद्रीय पूल में गया और जू नू ने इस अवसर का लाभ उठाते हुए जियो गाओ को दूर ले जाया, कम से कम गायनी से दूर। गाओ जियानली, तुम मूर्ख हो। भले ही गाओनी घायल हो गया हो, अगर वह गोली चलाता है तो क्या आपको लगता है कि मास्टर जू अभी भी जीवित रहेगा? हे किलिन ने मास्टर जू को नहीं मारा, वह बस ऐसा करना चाहता था। गायनी को फंसाओ, मो परिवार का हाथ अपने हाथ में लो और गाय से छुटकारा पाओ। नी एक बड़ी चिंता है। जियोजी मदद नहीं कर सका लेकिन जोर से कहा, ये गाओ जियानली अब नफरत से अंधा हो गया है और उसके पूरे व्यक्ति का आईक्यू एक नकारात्मक संख्या बन गया है। लेकिन अगर ऐसा मामला है
तो भी यह गारंटी देना मुश्किल है कि वह काली किलिन एक ही समूह में नहीं है। गाओ जियानली अभी भी हार मानने को तैयार नहीं थे, जिनके प्रति उनकी नफरत बहुत गहरी थी। डुआ नमुरोंग, गायनी ने तुम्हारे साथ क्या किया? आप उस पर बहुत भरोसा करते हैं। ठीक है, मैं अब चलता हूँ। गाओ जियानली ने सिर हिलाया, जाने के लिए मुड़ा, लेकिन अचानक सुनु के शब्द सुने और रुक गया। भोर के बाद सूरज उगने से पहले डुआनमू रोंग, जुनु और गाओ जियानली गलियारे में एक साथ चले। मिस रोंग, आप किस बारे में बात कर रही हैं? गाओ जियानली ने घबरा कर पूछा। क्या गलत है? रोंग बड़ी बहन, जुनु ने कुछ संदेह के साथ पूछा। श्रीमान जियो, मैं आपसे जियो गाओ के लिए माफी मांगता हूँ। जियो गाओ इस दौरान बहुत शांत था। जुनु ने अपना सिर घुमाया और जियोजी से कहा, जियो गाओ, चुप रहो, शांत हो जाओ। जुनु ने जब ये देखा तो वह चिल्लाए बिना नहीं रह सकी। जियो क्या ने ये, आप? गाओ जियानली जियोजी के स्वर के प्रति इतना तिरस्कारपूर्ण था कि वह अधमरा हो गया था और उदासीनता से कहा, मुझे लगता है कि आप और गायनी भी एक ही समूह में हैं। शायद वह काली किलिन भी आपके समूह में है। जब जुनु ने जियोजी की बातें सुनी तो उसे कुछ देर तक समझ नहीं आया कि इसका खंडन कैसे किया जाए। गाओ जियानली वास्तव में पिछले कुछ दिनों में पर्याप्त शांत नहीं थे। गायनी की उपस्थिति ने पहले ही उसे सामान्य स्थिति की भावना खो दी थी। श्रीमान जियो, आपकी मदद के लिए धन्यवाद। डुआनमू रोंग और अन्य लोगों के चले जाने के बाद गायनी ने जियोजी को धन्यवाद दिया। जियुयुक्याने की जहरीली गैस निकलने से पूरे शहर में जियुयुक्याने की जहरीली गैस फैल गई और मो परिवार के शिष्य जहरीली गैस की चपेट में आने के कारण एक एक करके जमीन पर गिर पड़े। तियानमिंग और शाओयू युए के कमरे में थे। युए ने कई वर्षों तक डुआनमुरों का अनुसरण किया था। वह अभी भी कुछ जहरों के प्रति बहुत संवेदनशील थी। क्या जहर, जहरीली गैस? तियानमिंग ने आश्चर्य से पूछा। मो फैमिली ऑफिस सिटी पर आक्रमण हो गया है, जल्दी करें और इस ऑर्किड स्कार्फ को पहन ले, ये जहर को रोक सकता है। ओह, तियानमिंग और शाओयू ने जल्दी से उन्हें पहन लिया। युवा मास्टर, जहरीली गैस है, इसलिए बाइडू गोली ले लो। मुरोंग फैंग और मुरोंग हुआन को भी लगा कि कुछ गड़बड़ है और जियोजी के कमरे में पहुंचे, उत्सुकता से बाइडू गोली निकाली और फिर इसे जियोजी के लिए ले गए। जियोजी ने मुरोंग फैंग और मुरोंग हुआन के बालों को रगड़ा और मुस्कुराते हुए कहा, चिंता मत करो, भले ही मैं बाइडू गोली नहीं खाऊंगा, ये जहर मेरी मदद नहीं करेगा। हालांकि युवा मास्टर के पास गहरी आंतरिक शक्ति है, दुनिया में कोई भी इसकी तुलना नहीं कर सकता है, लेकिन किसी भी मामले में 100 जहर की गोलियां लेना बेहतर है। मुरोंग हुआंग ने गंभीर चेहरे के साथ कहा, मास्टर, इस शहर में हर जगह जहरीली गैस है। मुझे डर है कि कोई बड़ी समस्या है। हमारे लिए पहले शहर से हट जाना बेहतर है। मुरोंग फैंग ने इसके बारे में सोचा और कहा, वैसे भी वे सिर्फ मो परिवार का दौरा कर रहे हैं। मो परिवार और किन की कोई आवश्यकता नहीं है। देश के लोग दुश्मन हैं, और एक बार जब वे खुले तौर पर किन के दुश्मन बन जाते हैं तो स्काई टॉवर के विस्तार के लिए यह बहुत प्रतिकूल होगा। कोई जल्दी नहीं, मो परिवार में अभी भी कुछ चीजें हैं, जब चीजें पूरी हो जाएंगी तो हम वापस चले जाएंगे। जियोजी ने अपना हाथ लहराया। क्या बात है, मुझे लगता है कि युवा मास्टर स्नोगल को सहन करने के लिए स्पष्ट रूप से अनिच्छुक है। मुरोंग हुआंग धीमी आवाज में फुसफुसाए, आपने क्या कहा? जियोजी के कान तेज थे और जब उसने मुरोंग हुआंग के शब्द सुने तो उसने अपना सिर घुमाया और पूछा, ही कुछ नहीं। मुरोंग हुआंग ने जल्दी से अपना हाथ हिलाया और हंसा। युवा मास्टर जियो, क्या आप ठीक हैं? ये बहुत अच्छा है, मेरे साथ मोहे चलो। जुनू दरवाजे के बाहर से अंदर चली गई और जियो और अन्य लोगों को बिल्कुल ठीक देखकर उसने राहत की सांस ली और फिर जल्दी से कहा, ठीक है। जियो ने सिर हिलाया। मुरोंग फैंग और मुरोंग हुआंग को जुनू के साथ लिया और मो फैमिली ऑफिस सिटी में रक्षा की अंतिम पंक्ति मोहेई के पास गए। शहर के बाहर दूर चट्टान पर एक विशाल सांप रेंगता और छिपता है और यह गोंग शुक्यू है जो इसे संचालित करता है। वे जूंग और अन्य लोगों ने भी भेजना शुरू कर दिया। किन राज्य के हजारों लोहे के बख्तरबंद सैनिक भी पूरे मोजिया सरकारी शहर को घेरते हुए आगे बढ़ रहे थे। हालांकि शहर के बाहर कई जाल थे, लेकिन उन्हें वेई में किन सेना के लोहे के बख्तरबंद सैनिकों के हताहत होने की परवाह नहीं थी। जूंग उसी समय अधिक से अधिक जाल बिछाए गए और नष्ट कर दिए गए और लौह बख्तरबंद सेना तेज गति से शहर के पास पहुंची। मिस्टर गाय, तियानमिंग और अन्य लोग कहाँ हैं? जियोजी को थोड़ा आश्चर्य हुआ जब उसने देखा कि तियानमिंग गायनी का पीछा नहीं कर रहा था। क्या उसने तियानमिंग को पहले गायनी का अनुसरण करने की याद नहीं दिलाई थी?
मैं तियानमिंग से पहले युएर की तलाश में गया था और अब मुझे युएर के साथ रहना चाहिए। मिस रोंग पहले ही उनके पास जा चुकी है, मुझे आशा है कि वे ठीक हैं। गायनी ने कुछ चिंता के साथ उत्तर दिया। उन्होंने मूल रूप से व्यक्तिगत रूप से तियानमिंग जाने की योजना बनाई थी, लेकिन भले ही अब तक गाओ जियानली ने उन पर पूरी तरह से भरोसा नहीं किया है और वह जिचेंग से परिचित नहीं है, इसलिए वह केवल डुआनमुरोंग को तियानमिंग और उनमें से कुछ को खोजने के लिए कह सकते हैं। समय थोड़ा बीत गया, लेकिन डुआनमुरोंग और अन्य लोग वापस नहीं आए और गायनी का चेहरा धीरे धीरे बदसूरत हो गया। इस समय बूढ़े व्यक्ति ने अचानक कहा, कोइमो परिवार के निषिद्ध क्षेत्र में प्रवेश कर गया है। यद्यपि निषिद्ध क्षेत्र खतरनाक है, युए में मिस रोंग के साथ उन्हें ठीक होना चाहिए। बूढ़े आदमी बान ने भी राहत की सांस ली। युएर, तियानमिंग और शाओयू, इन 3 छोटे लोगों की बहुत विशेष पहचान है। अगर किसी को कुछ हो गया तो यह मो परिवार के लिए असहनीय क्षति होगी। अब उसे लड़की रोन द्वारा निषिद्ध क्षेत्र में लाया गया था। हालांकि यह उनकी सुरक्षा की तुलना में नियमों के अनुपालन में नहीं था। अगर वे नियमों का पालन नहीं करते, तो वे नियमों का पालन नहीं करते। जब गायनी ने बूढ़े आदमी बान और जूनू की बातें सुनी, तो उसकी बंद मुठ्ठियां ढीली हो गईं। तियानमिंग की रक्षा के लिए उसने लगभग अपनी जान ले ली। अगर शहर में तियानमिंग को कुछ हो गया, तो वह मृत जिंके के योग्य कैसे हो सकता है? मुझे उन सभी पर आरोप लगाने दीजिए, और जो लोग एक कदम पीछे हटने की हिम्मत करेंगे, उनसे मौके पर ही सैन्य कानून द्वारा निपटा जाएगा। किन राज्य ने कानून पर बहुत जोर दिया। जब तक वे दुश्मन से पीछे हटने का साहस करते, उनके पास मरने का एक ही रास्ता था। यदि वे पीछे हटे तो मर जाएंगे, यदि वे आगे बढ़ते तो जीवित रहने का एक रास्ता अभी भी था। ये भी एक प्रमुख कारण था कि किन सेना अजेय थी। हजारों अच्छी तरह से प्रशिक्षित किन सेना के भारी बख्तरबंद सैनिकों के सामने मो परिवार के भाई जहरीली गैस के कारण अपनी सामान्य ताकत का 30% उपयोग करने में असमर्थ थे और केवल कदम दर कदम केंद्रीय अंग हॉल में जाने के लिए मजबूर हो सकते थे। किन जून की कड़ी खोज के तहत वह धीरे धीरे मोहे गुप्त कमरे में घुस गया और रक्षा की अंतिम पंक्ति से चिपक गया, जिसकी सख्त सुरक्षा की गई थी। मोहे मोजिया ऑर्गन सिटी का नियंत्रण केंद्र है। मोहे सीक्रेट रूम के अंदर ऐसे अंग हैं जो ऑर्गन सिटी के ऊपर और नीचे के सभी अंगों को नियंत्रित कर सकते हैं। ये स्थान पूरे यांत्रिक शहर में रक्षा के लिए सबसे महत्वपूर्ण स्थान भी कहा जा सकता है। केवल मोहे गुप्त कमरे की सुरक्षा करके ही हर कोई मो परिवार की आखिरी उम्मीद की संभावना की रक्षा कर सकता है। हालांकि मोजिया सरकार शहर में अनगिनत अंग हैं, लेकिन आखिरकार अंगों का नियंत्रण भी महत्वपूर्ण लोगों द्वारा किया जाता है। जियुकियाने द्वारा जहर दिए जाने के बाद शहर के अधिकांश अंग खराब हो गए हैं। हालांकि शेष अंगों ने किन सेना के लिए कुछ परेशानी ला दी है, लेकिन फिर भी किन जून के कदमों को रोकने में असमर्थ, किन जून फिर भी केंद्रीय हॉल में चला गया। मोहे के गुप्त कमरे में किन जून को लगातार केंद्रीय अंग के हॉल में प्रवेश करते हुए देखकर मास्टर क्लास ने सभी को थोड़ा सिर हिलाया। मास्टर क्लास द्वारा संकेत दिए जाने के बाद एक मोहिस्ट शिष्य ने सिर हिलाया और तुरंत नियंत्रण लीवर को अपने हाथ में दबा लिया। बस बूम बूम की कुछ तेज धमाकों की आवाज सुनकर ऑर्गन सिटी के विभिन्न किलों की ओर जाने वाले पत्थर के दरवाजे तुरंत बंद हो गए। बिना अनुमति के घुसने वाले किन बिंग को केंद्रीय अंग के हॉल में एक एक करके फंसाया गया। छिपे हुए पेरिस्कोप के माध्यम से अभिभूत और हैरान किन जून को देखते हुए ओल्ड मैन बान ने एक आत्मसंतुष्ट मुस्कान दिखाई। जाने देना। बूढ़े आदमी बान के आदेश से केंद्रीय अंग हॉल में सैकड़ों धनुष और क्रॉसबो संचालित होने लगे और अनगिनत तेज याबा ने हॉल के केंद्र में सीधे किन सेना पर निशाना साधा। हालांकि युद्धरत राज्यों की अवधि में किन सेना अच्छी तरह से प्रशिक्षित और एक मजबूत सेना होने में असफल नहीं हुई। ऐसी दुविधा का सामना करते हुए एक पल की घबराहट के बाद वह तुरंत शांत हो गया। नेता के आदेश के तहत वह तुरंत पंक्तिबद्ध हो गया और दूर से उड़ रहे हजारों तीर पंखों को रोकने के लिए एक रक्षात्मक लोहे की दीवार का निर्माण किया। कवच। यंग झेंग के सैनिक वास्तव में अच्छी तरह से प्रशिक्षित हैं। दुर्भाग्य से आप गलत जगह पर आ गए। हिडन ड्रैगन फॉर्मेशन खुला। ओल्ड मैन बान ने हॉल के केंद्र में किन सैनिकों को देखा और फिर से आदेश दिया। केंद्रीय अंग हॉल मो परमाणु गुप्त कक्ष के सामने अंतिम घेरा के रूप में निस्संदेह मो परिवार के सबसे उत्तम अंगों से सुसज्जित है। एक आम आदमी की तो बात ही छोड़िए, यहाँ तक कि एक विशेषज्ञ जो यांत्रिक तकनीकों में दक्ष है, अगर वह जबरन प्रवेश करना चाहता है तो उसके पास वापस आने का कोई मौका नहीं होगा। आखिरकार मोहिस्ट हाइव फॉर्मेशन के हमले का विरोध करने के बाद किन सेना अभी भी आराम कर रही थी। मौत की तलवार चुपचाप फिर चली आई।
जमीन से लगातार उभरते कांस्य भालों का सामना करते हुए किम जून, जो कई वर्षों से दुश्मन को मारने के लिए युद्ध में थे, ने भी ऐसा दृश्य कभी नहीं देखा था। मोहे गुप्त कमरे में किम जून की घुसपैठ की चीखें सुनकर हर कोई खुशी से भर गया। जब जियो जी ने ये दृश्य देखा तो वह अपना सिर हिलाए बिना नहीं रह सका। कहा, ये वास्तव में एक महान कार्य है, लेकिन 6 राष्ट्रों के लोगों के लिए ये हत्यारा है जिसने उनके परिवार को बर्बाद कर दिया है और पाप अक्षम्य है। बेशक, जब कुछ लोग एनीमे देखेंगे तो वे निश्चित रूप से कहेंगे, यंग जेंग ने 6 देशों को एकजुट किया। 6 देशों के लोग किन देश के लोग बन जाएंगे, वे किसके खिलाफ हैं? इस तरह के व्यक्ति के सामने जियोजी सिर्फ हंसना चाहता था। यदि किन देश को बदलकर संयुक्त राज्य अमेरिका का देश कर दिया जाए और यान देश को हुआक्सिया कर दिया जाए, तो वे 6 देशों के लोगों की भावनाओं को समझेंगे। यद्यपि सभी जानते हैं कि पृथ्वी का एकीकरण हो जाएगा और युद्ध निश्चित रूप से कम हो जाएंगे, परंतु कौन अपनी मातृभूमि को दूसरे देशों के अधीन करना चाहेगा, और देश का नाम तथा शब्द भी प्रयोग में नहीं लाया जा सकेगा। जियो जी ने उत्साहित और आनंदित भीड़ को देखा और ज्यादा कुछ नहीं कहा, क्योंकि न केवल ओल्ड मैन बान, बल्कि मुरोंग फैंग और मुरोंग हुआन के चेहरे पर अनियंत्रित खुशी थी, इसलिए वह समझ सकता था कि यंग जेंग कितना अयोग्य था। लोगों के दिल, हालांकि यंग जेंग राजसी और घमंडी है और युगों से एक सम्राट है, लेकिन वह एक अत्याचारी है, एक उदार राजा नहीं। ये कमीने वास्तव में भाई मो परिवार को बंधक के रूप में उपयोग करते हैं। बूढ़े आदमी बान ने दांत पीसकर डांटा, आह, लानत है। बिग हैमर को पता था कि वह गाओ जियानली का प्रतिद्वंद्वी नहीं था, और यह भी समझता था कि वेई जूंग उन्हें खुद को जाल में फेंकने के लिए मजबूर करना चाहते थे, इसलिए वह रुक गए और गुस्से से चिल्लाए। वेई जहुआन, जूनू और गाओ जियानली की अभिव्यक्तियां एक ही समय में काफी बदल गईं। वेई जूंग, वह हत्यारा जिसने पिछले मो कबीले के दिग्गज को मार डाला था, मो कबीले का सबसे बड़ा दुश्मन था। एजेंसी के हॉल में घुसने की हिम्मत करें। यह क्या है? बूढ़े व्यक्ति ने पेरिस्कोप के माध्यम से हॉल के पत्थर के दरवाजे को देखा और बाहर से टुकड़े टुकड़े हो गया था। दरवाजे के बाहर अजीब संगठन से कदम दर कदम एक 3 मीटर ऊंचा संगठन चल रहा था। वेई जूंग के शब्दों से स्लेज हैमर, जो थोड़ा शांत हो गया था, फिर से पागल होने के लिए प्रेरित हो गया। बिग हैमर की आंखें लाल थी। उसने गाओ जियानली की ओर देखा जो उसे बुरी तरह से रोक रहा था, और गुस्से से कहा, मो परिवार को इस तरह से कब मारा गया है? डोंग डोंग डोंग। जैसे ही यांत्रिक धनुष और क्रॉसबो लॉन्च होने वाला था, दरवाजे के बाहर अचानक तेज आवाज हुई, और फिर जमीन भी बेवजह कांपने लगी। थोड़ी देर के लिए सभी लोग हैरान हो गए, लेकिन उन्हें समझ नहीं आया कि क्या हुआ। अगले ही पल पूरा स्याही कोर गुप्त कमरा हिल गया। बांस की पर्चियां जो मूल रूप से लकड़ी के बक्से पर रखी गई थी, एक एक करके नीचे लुढ़क गईं। जमीन टेढ़ा। मो परिवार लंबे समय से इस जघन्य व्यक्ति से छुटकारा पाना चाहता था। अब जब वह संगठन में प्रवेश कर चुका है, तो आप किसका इंतजार कर रहे हैं? मुझे नहीं पता कि आप किस बारे में चिंतित हैं। वे जून खुद आए थे, और किसी ने उन्हें मजबूर नहीं किया। हम उन्हें पूरा करेंगे। बूढ़े व्यक्ति के चेहरे पर चिंतित भाव देखकर रॉबर्जी ने जल्दी से कहा, मेरा धैर्य बहुत अच्छा नहीं होगा। अब से हर बार जब क्विकसेंट के क्षैतिज बॉक्स में एक परत कम हो जाएगी, तो एक व्यक्ति को मार दिया जाएगा। इस समय वी जून की आवाज फिर से स्याही कोर के गुप्त कमरे के बाहर से आई। बूढ़े आदमी बान से आदेश प्राप्त करने के बाद मो परिवार के शिष्य ने तुरंत स्विच दबाया, और सरकारी कार्यालय के हॉल में शक्तिशाली क्रॉसबो ने तुरंत हजारों लोगों को निकाल दिया। तीर संगठन के विषुण भूत पर निर्दयतापूर्वक गोलीबारी कर रहे हैं। जब गाओ जियानली ने मुरोंग फैंग की बातें सुनी, तो उन्होंने भौहें चढ़ा दी और इसे नजरअंदाज कर दिया। उसे एक महिला की परवाह क्यों नहीं हुई? मैं केवल अपने ही लोगों के खिलाफ तलवारों का उपयोग करूंगा। हम्फ, मुरोंग फैंग ने ठंडी आवाज में कहा। वह लंबे समय से गाओ जियानली को नापसंद करती थी, जो जियोजी से दुश्मनी रखता था। ठीक है, इस बार मैं उसे आगे पीछे जाने दूंगा। ओल्ड मैन बान ये देखने के लिए गार्ड के घर नहीं गया कि उसे कुछ करना है या नहीं। उसने पहले ऐसा किया और फिर ओल्ड मैन बान के आदेश से कार्यालय हॉल में पत्थर का दरवाजा फिर से बंद कर दिया गया। वेई जूंग और चिलियान को घेरते हुए सैकड़ों यांत्रिक धनुष और क्रॉसबो अचानक अंदर उठ खड़े हुए। ये फोर्जिंग विभाग के भाई हैं। वे सभी जहर से भरे हुए हैं और उनमें कोई प्रतिरोध नहीं है। रॉबर्जी ने बूढ़े व्यक्ति को दूर खींच लिया, उसे पेरिस्कोप से देखा और तुरंत पहचान लिया कि वह किस विभाग से है। हाँ, संतुष्टि के साथ सिर हिलाते हुए बूढ़े व्यक्ति ने फिर से केंद्रीय अंग हॉल की ओर अपनी निगाहें घुमाई।
इस समय यह मो परिवार के जीवन और मृत्यु का अंतिम क्षण था और लापरवाह होना असंभव था। मैंने कहा, किसी को भी स्याही कोरहाव से बाहर निकलने की अनुमति नहीं है। गाओ जियानेली ने ठंडे स्वर में कहा। वह कभी भी शब्दों में अच्छा नहीं रहा। वह अपने कार्यों का उपयोग केवल अपना दृष्टिकोण दिखाने के लिए कर सकता है। स्याही कोर चैम्बर कदम। थोड़ी देर इंतजार करने के बाद कोई और किन जून नहीं आया। मुझे उम्मीद थी कि किन जून को पता चल जाएगा कि वह डर गया था। गुप्त कमरे में हर कोई मदद नहीं कर सका, लेकिन राहत की सांस ली और गुप्त रूप से कहा कि कम से कम थोड़े समय के लिए किन जून को जल्दबाजी नहीं करनी चाहिए। बेशक वह अंदर घुस गया और जब विशाल समर्थन के साथ वापस आया तो ये ठीक होगा। वे जूंग अंग के हॉल में प्रवेश करता है। बूढ़े आदमी बान ने गंभीर भाव से कहा, ये जानते हुए कि अंदर एक अंग है। वे जूंग ने अंदर आने की हिम्मत की, ये संकेत देते हुए कि उसे अपनी सुरक्षा सुनिश्चित करनी चाहिए। ये हरामी वे जुआंग मो परिवार के अंगों की शक्ति का तिरस्कार करने का साहस कर रहा है। बड़े हथौड़ा, जो लंबे समय से वे जूंग से नफरत करता था, ने सुना कि वे जूंग आ रहा था और नाराजगी की दृष्टि से कहा, कुछ दिन पहले वे जूंग ने उसे लगभग मार डाला था। उसकी कमान के तहत छिपा हुआ चमगादड़ मारा गया। मुझे डर है कि बिग हैमर ही वह व्यक्ति था जो मो परिवार में वे जूंग से सबसे ज्यादा नफरत करता था। काका का तंत्र की आवाजों की एक श्रृंखला ने संकेत दिया कि लड़ाई अस्थायी रूप से समाप्त हो गई थी। गोमशू परिवार की दबंग चालें सैकड़ों वर्षों से मोजी या एजेंसियों के बराबर हो सकती हैं, और उसके बारे में कुछ विशेष होना चाहिए। हॉल में अंग अद्वितीय हैं, झुंड के तीरों का सामना करते हुए, जोर से चिल्लाते हुए, अपने हाथ में कांस्य कुल्हाड़ी लहराते हुए और लगातार हवा में काटते हुए, अपने स्वयं के क्रूर बल पर भरोसा करते हुए, वह हवा की एक धारा को मारता है जिससे उन तीरों को अवरुद्ध कर दिया जाता है। गायनी की अभिव्यक्ति भी बदल गई। वे जूंग उनके कनिष्ठ भाई थे। उन दोनों ने बचपन से ही गुईगू में पढ़ाई की थी। कई साल पहले उन दोनों ने अपने अपने राजाओं की तलाश में गुईगू छोड़ दिया। गायनी किन राज्य गए, जबकि वे जूंग गुईगू गए दक्षिण कोरिया। तब से दोनों ने फिर कभी एक दूसरे को नहीं देखा। मुझे ऐसी स्थिति में दोबारा मिलने की उम्मीद नहीं थी। इस समय किन सेना का गठन कियानलों गठन से पहले ही टूट चुका था, और किन सैनिक जो अराजकता में थे अब एक प्रभावी प्रतिरोध गठन नहीं बना सकते थे। बिखरी हुई किन सेना को देखते हुए बूढ़े आदमी बानबन ने फिर से छत्ता निर्माण शुरू करने का अवसर लिया, जो अभी तक नीचे नहीं गिरे थे। छिपे हुए ड्रैगन गठन के तहत किन सेना का आखिरी झटका। बड़ा हथौड़ा, शांत हो जाओ। ये स्पष्ट रूप से दुश्मन की एक और चाल है। यदि आप जल्दबाजी में बाहर जाते हैं तो निस्संदेह सभी के ठिकाने वे जून के सामने आ जाएंगे। गाओ जियानेली कभी भी बड़े हथौड़े को बाहर नहीं जाने देंगे। वे जूंग और अन्य लोग स्थिति का फायदा उठाकर अंदर जाने में सक्षम थे और उसे रोकने के लिए जल्दी से उसके शरीर पर पटक दिया। नहीं, हालांकि वे हॉल की स्थिति नहीं देख सके, लेकिन चीख सुनकर मो परिवार में हर कोई अभी भी अवरुद्ध महसूस कर रहा था। चीख। मार्ग के प्रवेश द्वार पर पत्थर का गेट धीरे धीरे फिर से खुल गया। पत्थर का गेट जो किसी भी तरह से टकराए जाने के बावजूद गतिहीन बना हुआ था, अचानक इस समय बेवजह फिर से खुल गया, जिससे दरवाजे के बाहर किन जून बहुत हैरान हो गया। लेकिन अभी अभी दयनीय चीखें, ऐसा लगता है कि वे अभी तक तितर बितर नहीं हुए हैं और कोई भी किन सेना हॉल के हॉल में प्रवेश करने की हिम्मत नहीं कर रही है। वे जून के बोलने के बाद उसके हाथ में मौजूद शार्क के दांत वाली तलवार नीचे गिर गई और एक मो शिष्य का सिर काट दिया गया। बूढ़े आदमी, क्या हुआ? डाकूजी ने अजीब भाव से बूढ़े आदमी बान से पूछा। मोहे के गुप्त कमरे में केवल बूढ़ा आदमी बान पेरिस्कोप के माध्यम से बाहर होने वाली हर चीज को देख सकता था। राक्षस के शरीर पर कांस्य तंत्र और लकड़ी के तंत्र को देखकर बूढ़े व्यक्ति की आंखें संकुचित हो गईं। कांस्य ने कहा, मैं जनता से हारने के लिए कहना चाहता हूँ। गोमशू परिवार का अंग है। यंग झेंग के कमीनों, जो दर्द तुमने एक बार 6 देशों के लोगों को दिया था, अब उसे महसूस करने की बारी तुम्हारी है। आसमान में गूंजने वाली चीखें गुप्त कमरे में मौजूद सभी लोगों के दिलों को नहीं छू पाईं। तेज भालों से छेदे गए किन सैनिकों को घृणा से घूरते हुए गाओ जियानेली को बिल्कुल भी सहानुभूति नहीं थी, लेकिन बहुत खुशी महसूस हुई। बाहर का हर भाई मेरे मो परिवार का हिस्सा है। यदि आप उन्हें एक एक करके मारते हुए देखते हैं तो मो परिवार का क्या मतलब है? बड़ा हथौड़ा कर्कश आवाज में गर्जना करता है। यदि नहीं जानता कि वह गाओ जियानेली का प्रतिद्वंद्वी नहीं है, यदि वह अपने मो परिवार के भाई के खिलाफ कार्रवाई नहीं करना चाहता, तो वह निश्चित रूप से हताश होकर बाहर निकल जाता। सफेद बालों वाला राक्षस।
मुझे आपके और मो परिवार के बीच की शिकायतों की परवाह नहीं है, लेकिन डुआनमो रोंग ने आकाश पर चढ़ने के मेरे आदेश को स्वीकार कर लिया है। वह मेरी शख्सियत है जो आसमान पर चढ़ गई। मैं तुम्हें उसे चोट पहुंचाने नहीं दे सकता। उसने डुआनमो रोंग को अपनी बाहों में डाल लिया। मिस रोंग को उन्होंने पकड़ लिया। ओल्ड मैन बैन ने फिर से एक चौंकाने वाली खबर का खुलासा किया। मिस रोंग, ये वाकई अच्छा है कि आप ठीक हैं। रूफसी ने प्रसन्न चेहरे के साथ अपना चेहरा करीब लाया, और बोलने के बाद उसने अपना सिर घुमाया और मोही गुप्त कमरे के बाहर जियोजी से चिल्लाया, भाई जियोजी, मिस रोंग ने पहले ही मुझे बचा लिया है, जल्दी वापस आओ। अभी तुमसे लड़ने का समय नहीं है। जियोजी ने चिलियान की तरफ देखा, और फिर वे जूंग से कहा, आपने क्या कहा? क्या मिस रोंग यूएर और अन्य लोगों के साथ नहीं गई थी? ये सुनने के बाद रॉबर्जी ने पेरिस्कोप के माध्यम से देखने के लिए बूढ़े व्यक्ति को एक तरफ धकेल दिया, और पाया कि डुआनमो रोन को वास्तव में वेई जूंग और अन्य लोगों ने पकड़ लिया था। ठीक है, दरवाजा खोलो। मास्टर क्लास के आदेश से मोही गुप्त कमरे का दरवाजा धीरे धीरे खुला, जिससे एक व्यक्ति को प्रवेश करने और बाहर निकलने की अनुमति मिल गई। जब जियो जी ने ये दृश्य देखा तो उसे कुछ खास महसूस नहीं हुआ। आखिरकार, क्या मो परिवार ने इतने सारे किन सैनिकों को नहीं मारा? अब मो परिवार के शिष्यों को वेई जूंग ने मार डाला है। वास्तव में वे सभी एक ही हैं। बिल्कुल ठीक। जो कुछ मैंने इतना कहा वह वास्तव में मुख्य रूप से इसलिए है क्योंकि जियो जी मो परिवार का सदस्य नहीं है। अन्यथा, जो कोई भी जियो जी के लोगों को छूने की हिम्मत करेगा, जियो जी निश्चित रूप से उसे इस दुनिया में आने पर पछतावा करेगा। उफ, बूढ़े आदमी बान ने फिर कहा। मिस रोन, क्या आप ठीक हैं? मुरोंग फैंग ने डुआनमो रोन को नीचे रखा और पूछा। बाय यंगई ने इशारा किया। तलवार की उंगलियां आपस में टकरा गईं, और दोनों के बीच एक तेज आवाज हुई, जिससे एक शक्तिशाली वायु लहर पैदा हुई, जिससे चिलियान, हिडन बेट और गुवान वुशुंग मदद नहीं कर सके, लेकिन अपनी आंखें सिकोड़ लीं। शेयन पर कपड़े शिकार से उड़ा दिए गए थे। नहीं, मास्टर क्लास, मोहे गुप्त कमरे का दरवाजा बंद करो। मुझे कुछ करना है। मैं बाद में वापस आऊंगा। ज़ियाओफेक, ज़ियाओहुआन, सावधान रहें, मेरे वापस आने का इंतजार करें। जियोजी ने चोरजी को हाथ हिलाते हुए कहा। ये सुनकर जियोजी ने जोर से कहा, मुझे बाहर जाने दो। मैं मो परिवार से नहीं हूँ। इस बात का जिक्र करने की जरूरत नहीं है कि मिस रोंग ने मेरे आरोही क्रम को स्वीकार कर लिया है। भले ही मैं ऐसा व्यक्ति हूँ जो आकाश पर चढ़ता है, बॉडी शेन आरोही है। स्काई टावर के मालिक, उसकी सुरक्षा की रक्षा करना मेरा दायित्व है। नहीं, रॉबर्जी ने पेरिस्कोप से ये सब देखते हुए बड़ी पीड़ा से देखा। हत्यारी आभा है। जियोजी की आंखें सिकुड़ गईं, और उसने पीछे देखने के लिए अपना सिर घुमाया, बॉडी शॉन, लेकिन कुछ भी गलत नहीं पाया। जियोजी को अभी अभी एक क्षणभंगुर जानलेवा आभा महसूस हुई, लेकिन इस जानलेवा आभा का लक्ष्य जियोजी नहीं था। इसलिए जियोजी को पता नहीं चला कि इसे कौन मार रहा था। बूढ़े आदमी, क्या बात है? डाकुजी जोर से पूछने से खुद को नहीं रोक सका। जब भी बान के बूढ़े आदमी ने आवाज लगाई, कुछ भी अच्छा नहीं हुआ। शार्क के दांत को पकड़कर वे जूम 3 कदम पीछे हट गए। शार्क के दांत की तलवार बॉडी शॉन पर अतिरिक्त गहरे फिंगरप्रिंट को देखते हुए उनकी पुतलियां सिकुड़ गईं। युवा मास्टर जियो, तुम? जूनू ने जियोजी की बातें सुनकर आश्चर्य से जियोजी की ओर देखा। आह! जियोजी के शब्दों ने डाकुजी को अंधा कर दिया, जो मदद नहीं कर सका, अपने दिल में चिल्लाते हुए, भाई, इस महत्वपूर्ण समय में आपने कहा था कि आपको कुछ करना है और आप बाहर जाना चाहते हैं। क्या आपने कुछ किया? वर्तमान स्थिति को जानते हुए, बाहर सभी दुश्मन हैं। ये यात्रा नहीं है, लानत है। जू एनवी वास्तव में गाओ जियानली से अधिक बोलने में सक्षम था। जू एनवी ने बोलना समाप्त करने के बाद स्लेजहैमर शांत हो गया और अंदर से शाप दिया, खुद को बाहर की चीखें न सुनने के लिए मजबूर किया। यदि जियोजी का शॉट वास्तव में लड़की रोन को बचाने के लिए निश्चित है, आखिरकार वह बिजली के साथ चल सकता है और गाओ जियानली को हरा सकता है। डुआनमो रोन को वेई जूंग और अन्य से बचाना बहुत संभव है। हुश! एक सफेद छाया बिजली की तरह गुप्त कमरे से बाहर निकली। डाकुजी ने कुछ उत्तेजना के साथ बूढ़े आदमी बान को चिल्लाया। बूढ़े आदमी बान, जल्दी से दरवाजा खोलो, मैं मिस रोन को बचाने जा रहा हूँ। डिंग, बूम, यह आप है। जब वेई जूंग ने सफेद बालों वाले राक्षस का नाम सुना, तो उसे अचानक जियोजी, बॉडी शॉन की पहचान याद आ गई। लेकिन ये कैसे संभव है? 3 साल पहले का एक केवल छोटे आदमी चिलियान, बॉडी शॉन के पीछे छिप जाएगा, लेकिन वह बिल्कुल भी मार्शल आर्ट नहीं जानता है। लेकिन 3 साल तक उसे न देखने के बाद, वह एक उंगली फोर्स बीट से पीछे हटने में सक्षम था।
हालांकि अभी तलवार उसका पूरा वार नहीं थी, फिर भी यह अखाड़े में औसत प्रथम श्रेणी मास्टर को मारने के लिए पर्याप्त थी। अपनी बात समाप्त करने के बाद उसने मोहे के गुप्त कमरे के दरवाजे की दिशा में दुआनमुरोंग को अपने दाहिने हाथ से थप्पड़ मारा। हाँ, मुरोंग फैंग और मुरोंग हुआंग ने अपनी कमर से नर्म तलवारें निकाली और उनकी आंतरिक शक्ति दौड़ रही थी, किसी भी समय हमला करने के लिए तैयार थी। खुद देखें, मिस रोंग ने मो परिवार के कोड शब्दों का इस्तेमाल किया। अगर हम लापरवाही से कार्रवाई करेंगे तो वह तुरंत आत्महत्या कर लेगी। अन्य भाइयों के लिए भी यही सच है। बूढ़े आदमी बान ने दर्द में चोरसी से कहा। वह मो परिवार के भाइयों को भी बचाना चाहता था नीचे, लेकिन कारण ने उसे बताया कि वह ऐसा नहीं कर सकता। दुर्भाग्य से ये वह गुप्त कोड है जिसे मो परिवार के शिष्य देखना नहीं चाहते हैं। अगर हम उसके पास जाएंगे तो वह तुरंत अपनी जीभ काट लेगी और खुद को मार डालेगी। मो परिवार की शिष्या के रूप में वह जानती है कि वह क्या कर रही है, जू नू ने धीमी आवाज में कहा। तभी दुआनमुरोंग को पता चला कि जियोशी ने उसे उड़ते हुए गोली मार दी थी। वास्तव में उन्हें मोहे गुप्त कमरे में हल्की ताकत से गोली मार दी गई थी। दुआनमुरोंग को पता था कि उसने अभी अभी अपना आपा खोया है और थोड़ा शर्मिंदा होकर जवाब दिया, मैं ठीक हूँ। क्या इसमें काली किलिन मिला दी गई है? जियो जी ने मन ही मन बुदबुदाया। लॉर्ड वेई जूंग वास्तव में एक मजबूत बाय वापस आ गए थे। सफेद कपड़ों वाला ये लड़का कौन है? छिपे हुए चमगादड़ ने चौंक कर पुकारा। वह बॉडी शॉन प्रतिधारा रेत का सदस्य है। स्वाभाविक रूप से वह अच्छी तरह से जानता है कि वेई जूंग की ताकत भयानक है, लेकिन उसने क्या देखा? इस दुनिया में कोई है जो एक उंगली से वेई जूंग से पीछे हट सकता है? हालांकि पिछली बार जियोजी ने उसे एक किक से लगभग मार ही डाला था। उसने सोचा कि यह जियोजी के गुप्त हमले के कारण था, लेकिन अब ऐसा लगता है कि जियोजी की किक ने उसकी पूरी ताकत का बिल्कुल भी उपयोग नहीं किया, अन्यथा वह बहुत पहले ही मर गया होता। बाह! दुआनमुरोंग को जियोजी की बाहों में पकड़ लिया गया था। अपनी कमर के चारों ओर बड़े हाथ को महसूस करते हुए वह मदद नहीं कर सकी, लेकिन शर्मा गई। छोटी 17 आने वाले व्यक्ति की शक्ल देखकर चिलियान चिल्लाए बिना नहीं रह सकी। पिछली बार जब मैं जियोजी से मिला था तो वे दोनों पुनर्मिलन की खुशी में डूबे हुए थे, इसलिए चिलियान ने जियोजी की मार्शल आर्ट पर ध्यान नहीं दिया। केवल 3 वर्षों में वह एक उंगली बल बाइक वेई जूंग से पीछे हटने में सक्षम था। ये कैसे संभव है? भाई जियोजी, क्या आप वाकई आश्वस्त हैं कि आप मिस रोंग को बचा सकते हैं? जब तक आप मिस रोंग को बचा सकते हैं, मैं भविष्य में आपकी रहूंगी। चोरजी ने जियोजी से थोड़ा उत्साहित होकर कहा, और उसने भी इसके बारे में सोचा। दुआनमुरोंग को बचाएं, लेकिन उसका क्विंगोंग प्रथम श्रेणी का है, लेकिन उसकी मार्शल आर्ट पर्याप्त नहीं है। यदि वह अकेले बाहर जाता है तो वह अभी भी पूरी तरह से पीछे हट सकता है, बॉडी शेन, लेकिन अगर वह दुआनमुरोंग को लेना चाहता है और एक साथ पीछे हटना चाहता है, बॉडी शेन असंभव है। इस समय मोहे गुप्त कक्ष मो परिवार की आखिरी उम्मीद है। यदि आप अभी बाहर जाते हैं तो आप मर जाएंगे। हालांकि मौत डरावनी नहीं है, इस समय केवल जीवित रहने से ही आशा हो सकती है, और मो परिवार को आशा हो सकती है। जब तक मो परिवार का एक शिष्य है, मो परिवार को आशा रहेगी। यही जू नू गाओ जियानली और बिग हैमर के बीच चला गया और राजी कर लिया। अगर गाओ जियानली और बिग हैमर ऐसे ही गतिरोध में रहे तो मुझे बिग हैमर से डर लगता है वास्तव में विरोध करने में सक्षम नहीं होगा, और फिर वेई जूंग यदि कोई समाधान नहीं है तो मो परिवार के 2 नेता पहले संघर्ष में हैं। है ना बड़ा मजाक? जब गायनी ने जियोजी की बातें सुनी तो उन्होंने एक शब्द भी नहीं कहा, लेकिन उन्होंने पहले ही युवानों को बाहर निकाल लिया था और व्यवहारिक कार्यों के साथ अपना रवैया दिखाया था। वेई जूंग स्तब्ध रह गए और उनके हाथ में मौजूद शार्क के दांत ने तुरंत बाय यंग पर तलवार घुमा दी।